तो हमें किस तरीके का अपनी बोन्स या पेन को रिलीफ करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी बॉडी में जो पेन है, चाहे वो मसल्स का पेन हो, चाहे वो बोन का पेन हो, चाहे वो नर्व का पेन हो, जो पेन का कारण है वो है इन्फ्लामेशन। असली डॉक्टर और असली ट्रीटमेंट वही है जो आपके पेन को दबाने पे खत्म करे। ये जो जॉइंट्स में पेन होता है इसका मोस्टली कारण क्या है? मतलब और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग मजबूत करना हो तो क्या कर सकते हैं? कि एक पर्सन को मिनिमम कितना चलना या भागना चाहिए? कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग तो पता नहीं कितने कितने साल हो जाते हैं ब्लड टेस्ट नहीं कराते, तब तक उनको डिजीज नहीं आती। अब जैसे आज की डेट में एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में कैंसर। मेरे घर में अगर मेरे पेरेंट्स के नीज में या बैक में या सर्वाइकल में पेन है, 5 ऐसी कौन सी मेजर चीज़ें जो मुझे ध्यान रखनी है? सच में काम करते हैं सर्वाइकल में, बोलते हैं कि तकिया लगा के मत सो। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो नहीं लेनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज के इस पॉडकास्ट में आप जानोगे अपनी बॉडी के बारे में, बोन्स के बारे में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर केतन शुक्ला, जो कि एक ऑर्थोपेडिक और न्यूरोथेरेपिस्ट है। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर बात करी है बोन्स के बारे में, कैसे आप अपनी बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लाइफ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके का मेडिसिन आपके लिए ज़रूरी है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे सेव कर सकते हो। बिकॉज हम सभी के घर में हमारे पेरेंट्स, बुज़ुर्ग बड़े रहते हैं जिनके टाइम के साथ उनकी जो बोन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेन करने लग जाती है। उनको कैसे हम हील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? सर्जरी ज़रूरी है या नहीं है? सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन, इस सब के होने का पीछे का कारण क्या है और इन सब से कैसे बचा जा सकता है? कैसे लॉन्ग लाइफ तक आप अपनी बोन्स को सेव कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? तो इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखो और डिटेल्स में समझो अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बोन्स के बारे में। स्वागत है केतन सर आपका पॉडकास्ट कुनाल शो में। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एक डॉक्टर के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बिल्कुल, बड़ा मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है जो उनके घर में प्रॉब्लम्स है उनके लिए। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा सर आप ना मुझे सबसे पहले बताइए, ऑर्थोपेडिक को आप समझाइए, मतलब हड्डियों का पेन के बारे में इसको आप समझाइए, क्या है ये? देखिए, पेन जो बॉडी में होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका मस्कुलर पेन, फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं कि यानी मस्कुलर पेन मतलब मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, मांसपेशियों में। दूसरा आपका हो गया बोन रिलेटेड पेन, जिसे बोलते हैं हड्डियों का पेन, ठीक है, बोन रिलेटेड पेन। और तीसरा आपका हो गया नर्व का पेन, यानी कोई नस का दर्द आपको हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनको क्लासिफाई करते हैं कि तीनों में डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कहीं पे हाथ में पेन है, ठीक है, अब आपको कैसे पता करोगे आप कि ये नस का दर्द है कि हड्डी का दर्द है कि मांस का दर्द है? तो बहुत सिंपल है, अगर आपने जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे मसल्स को ऐसे लिफ्ट करा, खींचा, और मसल्स को ऐसे दबाने पे पेन हो रहा है, तो यानी कि ये मस्कुलर पेन है, ठीक है। अगर मसल्स में इतना पेन उठाने पे नहीं है और ऐसे दबाने पे फील हो रहा है, तो वो हड्डी का पेन हो गया, यानी अंदर इन्फ्लामेशन है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि जो नस का दर्द होता है वो कभी भी दबाने पे नहीं होता। नस का दर्द हमेशा आपको मिलेगा दबाने पे, स्पाइन पे, क्योंकि नसें जो हाथ में आ रही हैं वो गर्दन से आ रही हैं, और जो बीच की रीढ़ की हड्डी की नसें हैं वो अपने पीछे से होते हुए छाती तक आ रही हैं, ठीक है, फ्रंट तक आ रही, और जो नीचे लोअर बैक की नसें हैं वो पैरों में जा रही हैं। तो अगर किसी के पैर में पेन है या हाथ पे पेन है और दबाने पे नहीं निकल रहा, तो आप समझ जाओ कहाँ पे निकलेगा, कि वो लोअर बैक पे निकलेगा या फिर वो गर्दन में निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पेशेंट के पैर में दर्द है, आप पैर में दबाओगे तो वहाँ भी दबाने पे निकलेगा, एंड स्पाइन में दबाओगे तो वहाँ पे भी दबाने पे निकलेगा, कनेक्टेड निकलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूरा स्पाइन से लेके पैर तक मसल्स में पेन हो रहा है, बोन में है कि या कोई नस है। तो इस कंडीशन में फिर आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना चाहिए, वो है एमआरआई। एमआरआई या क्योंकि एक्सरे में सिर्फ बोन आएगी, एमआरआई अगर आप कराओगे तो उसमें बोन, मसल्स, नर्व सब कुछ आ जाएगी, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नस दब रही कि नहीं दब रही। एंड इन केस अगर आपको एमआरआई, मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है कि भाई वो नहीं करा सकता 5-6 हज़ार की एमआरआई, तो वो क्या करे, वो कमर से लेके वो जिस पैर तक पेन जा रहा है, जहाँ जहाँ बेसिकली दबाने पे जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है, आपको उन सारे एरिया को ट्रीट करना है। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है।
यानी उसमें जैसे फॉर एग्जांपल सिकाई के लिए आपको बोलते हैं, तो आपको सिकाई जो है वो जहाँ जहाँ दबाने पे, जैसे कमर से एक पैर तक है या गर्दन से एक हाथ तक पूरा है, और आप कंफ्यूज हो कि यार ये मसल्स का है, बोन का है, नर्व का है, आप उसको छोड़ दो। आप सिकाई जो करो वो पूरा जहाँ से स्टार्ट है जहाँ पे एंड है वहाँ से वहाँ तक पूरे रूट पे करो, और पूरे रूट पे आप कोई जेल लगाओ, ट्यूब लगाओ, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, जैसे वॉलोनी हो गई आपकी, और भी आती ओमनी जेल हो गई आपकी, ठीक है। और उस चीज़ का प्रोटेक्शन, जब स्पाइन इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि आपकी कमर में या गर्दन में दर्द होता है, तो उसका प्रोटेक्शन सपोर्ट, जैसे कि गर्दन के लिए आपका कॉलर आता है, रात में सोने के लिए आपका एक मेडिकल सर्वाइकल पिलो आती है जिस पे आप लेटते हो, ठीक है, और कमर के लिए आपकी बेल्ट हो गई, तो एक प्रोटेक्शन हो गया। देन आपको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की दिन में 4 से 5 बार सिकाई करनी है। सिकाई कैसे समझे हम कि क्योंकि सिकाई का मतलब वो है गर्म, हाँ। और एक होती है ठंडी कूल पैड जी से भी। जी 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 तो हमें किस तरीके का अपनी बोन्स या पेन को जी। रिलीफ करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पता मैं करें? इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में जो पेन है, ठीक है, उसका चाहे वो मसल्स का पेन हो, चाहे वो बोन का पेन हो, चाहे वो नर्व का पेन हो, हर चीज़ में, पूरी दुनिया के ह्यूमंस में जो पेन का कारण है वो है इन्फ्लामेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूजन, ठीक है। सूजन। सूजन चाहे आपकी किसी चोट से आए कि आप गिर गए, आपके हाथ पैर में चोट आ गई, सूजन चाहे आपकी किसी बीमारी से आए जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, या फिर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, मतलब बीमारी हो या चोट लगे, या फिर फॉर एग्जांपल कोई अपनी कंपनी में 8-10 घंटे सिटिंग करके बैठ रहा है और वहाँ पे उसके बैठने से उसकी स्पाइन में सूजन आ गई, ठीक है, उसकी एक्टिविटी से, तो हर एक सिनेरियो में सूजन ही आ रही है, और यही सूजन पेन करती है। अब सूजन, लोग कहेंगे कि सूजन तो नहीं है मेरे, सूजन 2 प्रकार की होती है, एक होती ऊपरी उभार कि आपको दिख जाती कि ये सूजन है, एक होती इंटरनल कि अंदर है, आपको दिख नहीं रही, लेकिन दोनों की पहचान क्या है कि वो दबाने पे दर्द करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी में आप फाइंड आउट कर लो कि दबाने पे कहाँ का दर्द है, कहाँ का इन्फ्लामेशन है, फिर उस पर आप सिकाई, उस पर ट्यूब और उस पर प्रोटेक्शन, ये आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब रहा सवाल आपका, जो सवाल था कि हम गर्म सिकाई करें या ठंडी सिकाई करें, ठीक है। तो जो इन्फ्लामेशन है, सूजन, इसका टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 23 डिग्री है तो वो होगी 24-25 डिग्री पे, ठीक है। और आप कैसे चेक करोगे? जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं नाखून से, नाखून से आप चेक कर सकते हो कि यार यहाँ पे जो मेरे पेन हो रहा है इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ, और मोस्टली बढ़ा ही रहता है हर बॉडी में। अब कायदे से देखा जाए तो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसे डाउन करने में क्या हेल्प करेगा? ठंडा। ठंडा करेगा, ठीक है। बट फिर भी लोग गर्म सिकाई क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडी सिकाई जो होती है ये आपको अगर बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में कह सकते हैं कि कोई जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ठंडी सिकाई ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और मान लीजिए आपको बैक में पेन हो रहा है, एंड बस ठंडी सिकाई का एक साइड इफेक्ट क्या होता है? ठंडी सिकाई का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो कई बार ना स्टिफनेस क्रिएट कर देती है, कि आपकी स्किन ना वो अकड़ जाएगी, टाइट हो जाएगी, कि आपके बैक में पेन है, आपने ठंडी सिकाई करी, पता चला पेन में तो आराम मिला, बट अगली सुबह जब सो के उठे तो और जाम हो गई आपकी स्पाइन, मसल्स स्टिफ हो गई, ठीक है। तो क्या करते हैं बैक में, इसीलिए क्या होता है गर्म सिकाई होती है। अच्छा, नेक में जस्ट अपोजिट है, नेक में आइस बहुत फ़ायदा करती है, ये मैंने सारे केसेस में देखा कि नेक में आइस की सिकाई से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से ऐसे जो सिनेरियोज होंगे पेशेंट के जिनको आइस सूट नहीं करती है वो होंगे 5%, कि कुछ ऐसे केस साल में मिलते हैं जिनको आइस की सिकाई रिकमेंड करो तो उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। और वो दिक्कत क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनको स्टिफनेस आ जाती है, वो एरिया टाइट हो जाता है, ठीक है, तो उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। या कुछ लोगों को फीवर आ जाता है कि भैया मैं आइस की सिकाई करती हूँ, मुझे फीवर आ जाता है, ठीक है, आप मत करो, आप गर्म कर लो। तो लेकिन मैं सबको नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ जो मेरे यहाँ पे आते हैं कि आप गर्म और ठंडी दोनों की मिक्स सिकाई करो, दिन में 4 से 5 बार, कि एक टाइम पे आपने गर्म कर ली, एक टाइम पे ठंडी, और जो टाइमिंग रखो वो रखो आप 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। क्यों 3-3 घंटे में रखो आप? क्योंकि आप एक कंडीशन से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप एक गोली मेडिसिन खा रहे हो जो कि 100 साल पुरानी रीति है कि बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक चमत्कारी गोली मिलेगी जो हमें ठीक कर देगी, ठीक है। वो चीज़ आज के समय में अप्लाई नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है कि अपनी बॉडी की सूजन को, दर्द को घटाने के लिए आप डिपेंडेंट हो सिर्फ एक गोली पे, कि मैं वो गोली खाऊंगा दोपहर और रात में तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। और होते भी हैं लोग, लेकिन जिनका इन्फ्लामेशन का लेवल कम रहता है। अब जिनका ज़्यादा है तो वो सोचेंगे कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर की महिलाओं की बात है, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम भी कर लूँ घर में,
झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें, एंड इसके बाद में वो गोली खा लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। हम्म। बट उससे होता क्या है कि दर्द दबा रहता है, एंड जैसे ही वो गोली छोड़ती हैं वो फिर से वापस आ जाता है, ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है। टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो 5 बार सिकाई का मेथड है, ये बहुत ही यूनिक मेथड है जो मैंने इंट्रोड्यूस करा अपने प्रैक्टिस पे, कि इससे एटलीस्ट एक चीज़ की तो गारंटी है कि न्यू इन्फ्लामेशन नहीं क्रिएट होगी। अगर आप 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे कर रहे हो, तो चाहे एक हाउसवाइफ हो या फिर एक कॉर्पोरेट सिटिंग में बैठने वाला एम्प्लॉई, अगर वहाँ पे उसके पास फ्रिज की व्यवस्था है, या अगर वो एक हीटिंग बेल्ट ले लेगा और वो हर 3 घंटे में भी अपनी स्पाइन की या नेक की सिकाई करेगा, तो एटलीस्ट न्यू इन्फ्लामेशन नहीं क्रिएट होगी और उसका काम भी चलता रहेगा। एंड सिकाई के बाद वो क्या कर सकता है, वो एक वॉलिनी ट्यूब लगा सकता है, तो एक और गारंटी हो गई कि चलो और इन्फ्लामेशन नहीं। अब जब तुम मेडिसिन खाओगे तो वो तुम्हारी जो अब तक की कलेक्ट हुई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, अब वो फाइनली उसे डाउन ले जाने में हेल्प करेगी, एंड आप 7-8 डेज में रिजल्ट देख सकते हो। तो ये महत्व है आपकी सिकाई का। एंड देन मैं इसके ऊपर ये भी बोलता हूँ कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय हो, सिटिंग कर रहे हो, बैठे हो, 8 घंटे बैठना है, कमर की बेल्ट लगाओगे तो कम वेट पड़ेगा स्पाइन पे, तो और चांसेस घट गए कि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी आपके काम से। घर में आप हाउस वाइफ हो, आंटीज़ हैं, अगर आपकी नी में सूजन है, आप नी कैप लगाओगे तो कम वेट पड़ेगा नी में, एंड देन आप 5 बार सिकाई भी कर रहे हो, देन आप ट्यूब भी लगा रहे हो, देन आप मेडिसिन भी खा रहे हो, तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, आप जो नी कैप लगा रहा है, घुटने का जो पट्टा आता है, या कमर में बेल्ट है वो लगा रहा है, या गर्दन में पिलो और वो पैड लगा रहा है, कॉलर लगा रहा है, सॉरी, और वो भी 5 बार सिकाई कर रहा है, ट्यूब लगा रहा, दवा भी खा रहा, इसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं है, ठीक है, तो इसमें वो क्या ऐड ऑन करा सकता है, थेरेपी, ठीक है। यानी कि थेरेपी की जो मोडालिटीज़ हैं, मशीन्स हैं, ये जैसे दवाई जो है आप खाते हो, उसको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में कहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है। आपको घुटने में दिक्कत है, आपको कमर में दिक्कत है, आपको गर्दन में दर्द है, आप एक गोली खाओगे, वो पूरी सर से लेके पूरे पैर के नाखून तक वो ब्लड से फैलेगी। इसीलिए उसका एक कोर्स होता है कि आप 10-12 दिन खाओगे तो वो धीरे धीरे जाके आपकी इन्फ्लेमेशन को डाउन ले जाएगी, ठीक है। ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके बाद जो मशीन है, मशीन में जो थेरेपिस्ट है उसको पता है, वो देख लेगा अपने हाथ से, इंस्ट्रूमेंट से, वो पूरा मार कर लेगा उसकी बॉडी पे कि भाई इसकी नेक में इन्फ्लामेशन है तो वो कितने एरिया में इन्फ्लामेशन है, बैक में है तो कितने एरिया में है, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद जब वो वहाँ पे मशीन से रेस डालेगा, जैसे 2 मशीन पॉपुलर है, अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र, जब वो रेस डालेगा उस पर हर दिन थेरेपी के पार्ट में, तो वो उसको फिर रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या, वो ख़त्म करने लगेगी इन्फ्लामेशन को, ठीक है, एंड वो जड़ से खत्म कर देगी, ठीक है। और जड़ से खत्म होने का, लोग पूछते हैं ना जड़ से खत्म होने का मतलब क्या होता है, लोग चाहते हैं कि मेरी कंडीशन जड़ से खत्म हो जाए। तो जड़ से खत्म होने की पहचान क्या है कि जितना भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, देखो मोस्टली लोग ट्रीटमेंट लेते हैं इन्फ्लामेशन को डाउन ले जाने का, सूजन कम करने का, खत्म नहीं करते। हॉस्पिटल्स में गए, डॉक्टर के पास गए, कोई दवाई करी, कोई थेरेपी करी या कुछ करा, उनको रिलीफ मिल गया पेन में, बट अगर उनसे कोई पूछे कि दर्द है, वो कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई उनकी बॉडी में एक ऐसे दबा दे उसी जगह तो वो कहेंगे अरे दर्द हो रहा, यानी अभी भी इन्फ्लामेशन है, फील नहीं हो रही है, हल्के लेवल पे है। और अब जब यही पेशेंट महीने 2 महीने भी अब बीतने दो, आप काम करेगा, वो फिर से बढ़ के वापस पता चला फिर से बैक पेन आ गया। तो इसी लूप में लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो नी हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो नेक हो। तो आपको जड़ से ख़त्म करना है, तो मेरा कहने का मतलब है आप उसको सप्रेस मत करो, आप उसे दबाने पे ख़त्म करो। असली डॉक्टर और असली ट्रीटमेंट वही है जो आपके पेन को दबाने पे ख़त्म करे। जैसे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट को अगर हम पेन नहीं है दबाते तो कोई जैसे कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये जड़ से खत्म ये जड़ से खत्म होना होता है कि क्योंकि हमारे पेन हो ही नहीं सकता, अगर दबाने पे नहीं निकलेगा पेन तो वो हो ही नहीं सकता। अगर इन केस नर्व का भी पेन है तो वो स्पाइन पे दबाने पे तो जरूर निकलेगा। ओके, ये फैक्ट है, ये लोग जानते नहीं है कि दबाने का मतलब है। अब बात करते हैं रिकवरी कैसे ट्रैक करोगे आप। कोई डॉक्टर ये बताता नहीं आप रिकवरी कैसे ट्रैक रिकवरी से पहले मैं इस बारे में जानना चाहूँगा, अगर आप इसको बताओ डिटेल्स में, कि ये जो सर्वाइकल है, नी जॉइंट्स हो गए हमारे, ये जो जॉइंट्स में पेन होता है, इसका मोस्टली कारण क्या है? मतलब ऐसा ज़रूरी है कि एक एजिड पर्सन को ये हो सकता है या फिर एक यंग जो लोग हैं उनको भी? इसके पीछे का मेनली कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरी जो फीलिंग कहती है वो ये है कि एक तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब से हुआ है, कोविड गया है, उसके बाद से लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हुई है। जो केसेस हैं ये सारे पेन के, ये काफ़ी इंक्रीज हुए हैं बॉडी में। अब इसका क्या कारण है ये मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि देयर माइट बी समथिंग इन इंजेक्शन जो दिया गया हम लोगों को, ठीक है, बचने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये मे बी जो इंजेक्शंस थे उन्होंने इम्यूनिटी डाउन करी है, एंड या पोस्ट है ये बॉडी हमारी वीक हो गई है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आज से 10 साल पहले हमारा खान पान था
वो इतना हेल्दी, वो इतना स्ट्रांग, वो इतना नेचुरल, वो इतना ऑर्गेनिक था। हमारा जो फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल वर्क जो था, वो रिस्पॉन्सिबल था हमारे मच बेटर लेवल की इम्यूनिटी के लिए, तो हमें प्रॉब्लम्स कम होती थी। आज के टाइम पे खान पान भी बदल डाउन गया। है, एंड असली चीज़ें भी नहीं मिल रही है ना, घी भी असली नहीं मिल रहा है, प्लस हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी घट गई है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ गया है, और अभी भी होके गया है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसने हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, वर्ल्ड में कई जगह है जहाँ ऐसा हो रहा है, और इसके अपोजिट वर्ल्ड में कई ऐसी भी जगह है जहाँ पे नॉर्मल एवरेज जो लिविंग ह्यूमन की है वो 80 साल है, कि जहाँ 80 साल से पहले कोई मरता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी जापान, फॉर एग्जांपल, जापान में आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 100+, बहुत सारे इन द सेंस कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100 के ऊपर जीते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल क्योंकि उनका ऐसा लाइफ साइकिल उनका ज़्यादा है, बहुत ही हेल्दी, पहाड़ों पे रह रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ पे ही आप देख लो, बहुत अलग अलग जगह पे आपको बहुत अलग अलग बॉडी के टाइप्स, वेरिएंट्स, हाइट, इम्यूनिटी मिल जाएगी, इवन आज की डेट में भी, 2024 में भी। सो इट्स ऑल अबाउट कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है, और हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट करता है एक लाइफ में, तो पोल्यूशन कितना जो ये अफेक्ट करता है। सर्वाइकल इशू है, जैसे मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, इसमें हाँ। कितनी सच्चाई है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मोस्टली जी। चेयर्स पे बैठ के, उनको मेजरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। 100% होगा। देखो, आप स्पाइन क्या है बेसिकली, जैसे नी में आप देखते हो कि नी का जो जॉइंट होता है वो 3 हड्डियों से मिलके बनता है, एक ऊपर की, एक नीचे की, और बीच में पटेला, ठीक है। ऐसे ही जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जो वर्टिब्राज होती हैं, इन हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, और हर 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है रबड़ शेप की होती है। तो जब आप बैठते हो तो सारी वो जो वर्टिब्राज है, हड्डी, वो सारी कंप्रेस होती है, दबती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पानी की बोतल हाथ में उठाते हो, आप उसको उठाए रहो, तब देखो प्रति सेकंड उसका वेट बढ़ेगा, और प्रति सेकंड आपका हाथ भरेगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक आप नहीं उठा सकते। सेम ऐसे ही वर्टिब्रा के साथ भी है कि जितनी देर आप सिटिंग करोगे उतनी देर उसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और वो उस रबड़ को दबा रही है। एंड अगर आप इसी रूटीन में डेली रहोगे, 8-8 घंटे की आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपकी लोअर बैक में या गर्दन की जो वर्टिब्रा है वो दब के फिर वो नस को दबाने लगेगी, एंड देन वो पेन आपके हाथ में रेडिएट होने लगेगा, या फिर नस से सर पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे कि इससे लोग डेथ भी हो जाती है लोगों की, ठीक है, डिप्रेशन से, तो ये होने लगेगा। तो और एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे हो कि आप अपनी नेक की मसल को स्ट्रांग करो, क्योंकि अभी आप जो 8 घंटे की कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, इसमें आपका सारा का सारा वेट आपकी स्पाइन की वर्टिब्रास पे जा रहा है। अगर वर्टिब्रास के बाहर की मसल्स को, यानी नेक की मसल्स को और बैक की मसल्स को आप मजबूत कर लो, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ बोन ले लेगी एंड कुछ आपकी मसल्स ले लेगी, तो आपका सिटिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि लोग जो बॉडी बिल्डर डंबल उठाते हैं 50-50 किलो के, 40-40 किलो के, तो वो डंबल को उठाने वाला कौन है? एक तो उनकी बोन, और दूसरा उनके वो डोले शोले मसल्स। बट उस मसल्स को उन्होंने बिल्ड करा है, तभी तो वो उठा पा रहे हैं 40 किलो। एक नॉर्मल आदमी नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको लंबे समय तक बैठना है, ऐसा कोई काम है आपका, या स्टूडेंट हो आप, तो आपको बैक की मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, एंड वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जिसको देखना है वो जाके देख ले। कुछ अगर एक्सरसाइज अगर आप बताना चाहो, कुछ 1-2 एक्सरसाइज मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है, ठीक है, उसकी क्लिप आप लगा देना। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिससे इन मूवमेंट से भी फर्क पड़ता है, जो लोग हाँ, मूवमेंट करते हैं। एक्सरसाइज के भी 3 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक मिथ है यहाँ पे लोगों का, जैसे बहुत सारी फीमेल से मैं बात करता हूँ, वो कहती है बेटा मैं डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? ठीक है, 3 प्रकार हैं एक्सरसाइज के। पहला हो गया मूवमेंट, कि आप जैसे आप देखते हो पार्कों में, आप गए, आपने ऐसे हाथ पर हिलाया, ये आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो। मूवमेंट से सिर्फ इतना फायदा होगा कि आपके जॉइंट्स जाम नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा टाइप है एक्सरसाइज का स्ट्रेचिंग, ठीक है, कि आप किसी पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है। एंड मोस्टली लोग इन्हीं दोनों में रहते हैं। जो तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई करता है, और वो है स्ट्रेंथनिंग, वेट ट्रेनिंग का, जिसको पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज कहते हैं। आप सबको ज़रूरत है अपनी पावर बढ़ाने की, जैसे नेक की मसल्स हैं उसकी पावर बढ़ाओ आप, ठीक है। अब नेक की बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपकी वीडियो में बताता हूँ मैं। यहाँ पे हाथ रख के आपको दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जब दोनों को आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। दोनों हाथ मतलब ऐसे? एक हाथ, सिंगल हाथ, पहले आप सिंगल हाथ रखो, दोनों को एक साथ प्रेस करो आप जब प्रेस करोगे तो यहाँ प्रेशर जनरेट होगा इस मसल पे, और जब ये 10 टाइम्स करोगे आज, तब ये मसल्स आपकी टाइट होगी। अब कुछ लोग इसको 10 ही टाइम्स पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, तो वो कुछ नहीं होने वाला,
ठीक है उससे। अरे आपको आज 10 करना है तो कल 12 करना है, परसों 14 करना है, तब जाके धीरे धीरे ये मसल स्ट्रेंथ इसमें आएगी। सेम इसके लिए इधर ऐसे करना है, सेम फ्रंट मसल के लिए ऐसे करना है, सेम बैक मसल के लिए ऐसे करना है। तो स्ट्रेंथनिंग में लोग नंबर से करना चाहिए और लोग करते टाइम से, इसमें भी हैं कि मैंने आज आधा घंटा स्ट्रेंथनिंग करा। अरे कितने सेट करे, है ना। अंकल आंटी को कौन समझाए कि ऐसे ज़िंदगी भर ऐसे नहीं हो पाएगी स्ट्रेंथनिंग। तो प्रॉपर चार्ट बना के डायरी में लिख के कि आज डे 1 पे मैंने 10 करा है, तो मेरा गोल है कि मुझे 50 तक पहुंचना है और फिर 50 पे टिके रहना है मुझे। तब जाके आपकी नेक की मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, एंड सेम बैक के लिए एंड सेम नी के लिए। ओके, ठीक है। तो मेन स्ट्रेंथनिंग है। अब स्ट्रेंथनिंग को समझो कि स्ट्रेंथनिंग करती क्या है, अगर इसके अंदर और जाएं। ठीक है, इन्फ्लामेशन जो है वो जो आ रही है, तो वो भी तो सेल में आ रही है ना, हमारी बॉडी सेल से बनी है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या, वो सेल फूल गई, सेल फूल गई। और जब उस फूली हुई सेल को आप एक्सरसाइज से टाइट करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन अपने आप रिड्यूस होगी, इन्फ्लामेशन बनने की जगह ही नहीं रहेगी, एंड वो पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और यही कारण है कि बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स में मशीनों का प्रयोग नहीं करते, टोटली एक्सरसाइज से ही इन्फ्लामेशन हटाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मैनुअल थेरेपी। वो थोड़ी लॉन्ग टर्म मतलब टाइम टेकिंग होती है, वो टाइम टेकिंग होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, बट ये जनरली उनमें करना चाहिए जिनको पेन कम है। ओके, अब किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो आप एक्सरसाइज से कैसे करोगे, पहले तो उसका पेन डाउन लेके जाओ मशीन से, दवाई से, एंड आपकी सारी चीज़ों से, देन आप उसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट उसको देगा वो एक्सरसाइज ही देगी। मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं मैं कहता हूँ कि मैं आपका जड़ से पेन खत्म कर दूंगा, नेक का, बैक का, नी का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप 2 महीने बाद फिर बीमार हो जाओ, अगर आपने यही रूटीन रखा तो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है, जो लोग सर्जरी के लिए सोचते हैं कि मैं स्पाइन की सर्जरी में नस दब रही है, मैं सर्जरी करा लूँगा। अब स्पाइन की वर्टिब्रा है मान लीजिए नीचे की 5 में से 5th वाली वर्टिब्रा आपकी नस दब रही है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चीरा लगाया, डॉक्टर ने वो जो नस कट रही थी उसे, जो सूजन बड़ी थी उसे काट दिया और आपको वापस पैक कर दिया। हम कहते हैं वो जो वर्टिब्रा थी उसमें उसने इम्प्लांट भी लगा दिया, साइड उसमें उसने कुछ वो रॉड भी लगा दी कि वो नीचे ना आए। बाकी ऊपर की 4 का क्या, अब उन पे प्रेशर पड़ेगा, वो नहीं घटा लेंगे क्या आप फ्यूचर में? अगर आपका रूटीन यही रहा तो आपका जो 4th वाली है वो दब जाएगी। फिर कितनी बार सर्जरी कराओगे आप? 32 33 वर्टिब्रास हैं स्पाइन में, है ना। तो सर्जरी इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, हाँ अगर सर्जरी की रियल में ज़रूरत है एंड थेरेपी से वो नहीं कवर हो रहा किसी भी ट्रीटमेंट से, तो अब उससे बचने के लिए लास्ट ऑप्शन सर्जरी है। बट अगर अब सर्जरी करा ली है आपने, तो अब तो आपको समझ जाओ कि दोबारा भी सर्जरी की नौबत आ सकती है किसी और पार्ट पे, अगर आपने रूटीन चेंज नहीं करा तो। रूटीन चेंज नहीं करा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको थक हार के स्ट्रेंथनिंग में आना ही है, आ जाओ या फिर बाद में आ जाओ, बट आना है, क्योंकि मेन आपकी है स्ट्रेंथनिंग, जो आपको फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट होने से बचाएगी, चाहे आपका नी हो, चाहे आपका बैक हो, चाहे आपका नेक हो। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट जब आप बता रहे थे रिकवरी। हाँ। तो रिकवरी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि रिकवरी कैसे चेक करना है। आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए या फिर नी पेन के लिए, तो आप कैसे देखोगे कि वो चीज़ आपको ठीक कर रहा है ट्रीटमेंट ये नहीं ठीक कर रहा है। आप गए किसी, आप होम्योपैथी का इलाज कर रहे हो, ठीक है, होम्योपैथी की दवाई से आपको फ़ायदा है, आप कह रहे हो कि हाँ मुझे फ़ायदा है, बट ये फ़ायदा क्या है? क्या ये पेन को सप्रेस कर रहा है या फिर आपकी वो जो कंडीशन है जहाँ दबाने पर दर्द है उसे रियल में घटा भी रहा है? कि ऐसा ना हो कि आप होम्योपैथिक की दवाई छोड़ो एंड देन फिर से वो वापस आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे रिकवरी को? कि जब आप सुबह सो के उठते हो, आप एक चार्ट बना लो कॉपी में, एक तरफ आप लिख लो दिन, डे, और दूसरी तरफ लिख लो आप दर्द शुरू होने का समय। अब जो लोग जानते हैं स्टॉप वॉच, मोबाइल में वो स्टॉप वॉच से कर ले, जो लोग स्टॉप वॉच नहीं जानते वो घड़ी से कर ले। ठीक है, कि मैं सुबह अपने बेड से उठा, मैंने देखा टाइम हो रहा है 7:05। ठीक है, अब ये मैंने अपने माइंड में रख लिया कि मैं 7:05, और मुझे क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है मेरे दोनों घुटने पेन करते हैं और मैं एक होम्योपैथिक की या आयुर्वेदिक की या एलोपैथिक की दवाई खा रहा हूँ या मैं थेरेपी करा रहा हूँ। ठीक है, और दवा जो मेरी शुरू होगी वो जाहिर सी बात है उठते ही तो मैं ले नहीं लूँगा। हाँ। या तो दोपहर से होगी या मान लो 11-12 बजे से भी होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको दवा खाने के पहले करना है। ठीक है, आप सुबह सो के उठे, आपने टाइम देख लिया, आप खड़े हुए, आप वॉशरूम गए, एंड आप बस ये देखो कि मुझे पहला दर्द कब आता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उठते ही दर्द शुरू हो जाएगा। तो पहले तो आप ये कोशिश करो कि आपके जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उससे आप पहले इस कंडीशन में पहुंचो, स्टेज 1 में, कि जब आपको उठते ही दर्द ना हो। समझ रहे हो आप? उठते ही दर्द ना हो, चाहे वो नी हो चाहे वो बैक हो, भले वो 2 मिनट बाद आए। ठीक है, पहले तो उस स्टेज पे पहुंचो, और जब वो स्टेज आ जाए
तब ये टाइम चार्ट वाला काम करेगा कि आप उठो एंड देन आप देखोगे आपको कितने टाइम पे पेन आ रहा है। मान लो आप उठे एंड आपको 5 मिनट बाद पेन आया और आपने टाइम देखा, टाइम हो रहा 7:10, तो आपने उस चार्ट में लिख दिया दिन 1 और उसके बगल में लिख दिया 5 मिनट, ठीक है, कि 7:05 पे उठा, 7:10 पे पेन आया, यानी 5 मिनट में पेन आया, यानी 5 मिनट में प्रेशर लेके मेरी नी पेन करने लगी या मेरी बैक पेन करने लगी या मेरी नेक पेन करने लगी, ठीक है। अब आज के दिन आप जो भी इलाज चल रहा है वो आप करो एंड देन नेक्स्ट डे फिर टाइम चेक करो। अगर वो 5 का 5 मिनट है तो आप वहीं के वहीं खड़े हो, कोई रिलीफ नहीं है। जैसे ही दवा छोड़ोगे वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। अगर वो टाइम बढ़ रहा है तो यानी आपकी रिकवरी हो रही है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। और अगर वो टाइम बढ़ता रहेगा ना तो मैं गारंटी से कहता हूँ जो दबाने वाला दर्द है वो भी घटता रहेगा आपका, और एक टाइम पे वो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल पार्ट बन जाएगा वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखते हो, क्या सच में लोग ऐसे चार्ट बना के चेक करते होंगे? मैं तो बना के देता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। उनको ये पता है ना कि डॉक्टर के पास जा रहे ठीक तो हो ही जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है चार्ट चेक करने की, ठीक है। तो वो बस ठीक होकर निकल लेते हैं, वो फिर मेरे पास आते हैं लौट के। मतलब कहने का मतलब वही है कि लोग मानते हैं कि ठीक है डॉक्टर भगवान करो, लेकिन अल्टीमेट वो भगवान नहीं है, आपको अपनी तरफ से भी उतनी ही एफर्ट डालना तरफ से एफर्ट देना आपको। देखो मेरे एक फिलॉसफी हमेशा से रही है, आप और मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप बीमारी से, जिस भी बीमारी से सफ़र कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो, पहली बात तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ अपनी लाइफ में जिन्होंने जो जटिल से जटिल बीमारियाँ जिसके इलाज भी नहीं एग्जिस्ट करते, उससे वो बाहर निकले हैं स्पिरिचुअलिटी के दम पे, ठीक है। इसीलिए मेरे पहले के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे थे। अब हम ये सब मेडिकल करप्शन एंड हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे लोग देखे हुए। तो मेरा तो मानना है कि आप दुनिया की किसी भी बीमारी से आप बाहर निकल सकते हो, बट कैसे निकलोगे? सबसे पहले तो जितना आप अपनी बीमारी के बारे में जानते जाओगे उतना आप उससे बाहर निकलते जाओगे। जब तक आपने अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी बीमारी की डोर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में दे रखी है तो आप उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। आप पूरा ट्रस्ट उस पर कर रहे हो, इसमें आप धोखा खाने के ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो। क्योंकि आज के समय में ये बात अगर आप 10-20 साल पहले में करता तो लिमिटेशंस थे, नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। बट आज के टाइम पे यूट्यूब पे, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी में जानो हिंदी में अवेलेबल है, भोजपुरी में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि इसमें आपकी फॉल्ट है या दुनिया की फॉल्ट है कि जो है ऐसा हो गया आपके साथ, है ना। से ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपके मैंने कुछ और कोई भी देश हो जी, कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, हर जगह करप्शन रहा है। तो करप्शन से आदमी बाहर कैसे निकला है? सिंगापुर आज की डेट में करप्शन फ्री क्यों है? नॉलेज गेन करी है, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो एजुकेटेड है। तो ये जो पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्री में, ये क्या कर रहा है? ये पब्लिक को एजुकेट कर रहा है, ताकि कल को वो डॉक्टर से सवाल जवाब कर सके कि मेरा दबाने पे नहीं खत्म हुआ सर, ये तो मैं दवाई से मेरा पेन दब रहा है, क्योंकि टाइम चार्ट में मेरा वही निकल रहा है। आ गई नॉलेज उनको, ठीक है। तो इससे ये फायदा हो रहा है कि जब पब्लिक अवेयर होगी ना कि जो ट्रीटमेंट मुझे दिया जा रहा है वो क्या कर रहा है मेरी बॉडी पे, पेन को दबा रहा है या मुझे ठीक कर रहा है, तो फिर वो उस चीज़ से उभर पाएगी एंड वो सही जगह पे जा पाएगी, सही काम कर पाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, लूटा जाता है लोगों को, ठीक है। इस इंडस्ट्री में आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक हॉस्पिटल और एक हमारी जो एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा स्कैम इनमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन में स्कैम, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में स्कैम, एंड आई थिंक हर लेवल पे हम लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था भाई। कोई भी डॉक्टर होता है वो जब इस फील्ड में आता है तो वो ये सोच के नहीं आता कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मैं इस फील्ड में जाने के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बहुत ही अजीबोगरीब होगा। मतलब एक नॉर्मल क्या होता है, आप डिग्री लेते हो, आप काम करते हो प्रोफेशनली, और आप शादी करते हो एंड देन आप डॉक्टर ही रहते हो ज़िंदगी भर, आप उस पर निकल जाते हो। बट कितने लोगों के मन में सवाल आता है कि नहीं यार, मुझे जाके ना ये करके मुझे ये चेंज करना है इस प्रोफेशन में। तो मैं भी आया था, तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे जाके ना मुझे ये चेंज करना है या मैं फ्यूचर में जाके करप्शन के बारे में बोलूँगा। मैं भी सिंपल, आप लोगों की तरह सिंपल था कि भाई इस फील्ड में आया हूँ तो मैं अपना काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा, दुनिया घूमूंगा यार, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। बट ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ कि जब मैं यहाँ पे था, नोएडा में था, यहाँ पे काम करता था, डॉक्टर थे, और भगवान की दया से वो डॉक्टर इतने अच्छे थे जिनके साथ मैंने काम करा था कि अगर उनके क्लिनिक में कोई अगर बच्ची आ गई गरीब, तो वो अपने मैनेजर से उस बच्चे के लिए दवा मंगा के उसको देते थे, पर्चा भी फ्री में, कोई फीस नहीं, घर भेजते थे। कोई अगर पेशेंट आ गया जिसकी सर्जरी होनी है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है और पैसे नहीं है,
तो जो वो सर्जरी का चार्ज करते थे 1 लाख 1.5 लाख रुपए, पता चला उसका सिर्फ दवाई का उन्होंने लिया 20-30 हज़ार रुपये और बगल हॉस्पिटल में नियर बाय बुला के वहाँ सर्जरी कर दी। ठीक है, तो मैं उस चीज़ में मैं ग्रो अप हुआ, उनके साथ रहा, तो मैंने वहाँ से कंपैशन, लोगों के लिए दया, ये सारी चीज़ें सीखी और उसी लगन से मैंने काम करा कि जब मेरे सर इतने अच्छे हैं तो मुझे इनसे भी अच्छा काम करना है और ज़्यादा परवाह करनी है लोगों की। ठीक है, तो इस चीज़ में था मैं। इसके बाद फिर आप सबको पता है तो के बाद सब तहस नहस हो गया, लोग डरने लगे, क्लिनिक जाने से, हॉस्पिटल जाने से लोग घबराने लगे कि हम, क्लिनिक बंद भी हो गई। ठीक है, मेरे जो फादर थे वो हॉस्पिटल में काम करते थे एंड जब वो हॉस्पिटल में थे तो वहीं से उन्हें हम लोगों को बताया नहीं, वो भी डरे हुए थे कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे ये लोग आइसोलेशन में डाल देंगे, ठीक है, घर वालों से नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना खुद का इलाज करा, 10 दिन वो उन्होंने कमरे में अपना इलाज करा। जब उनकी कंडीशन सीवियर हो गई और मैं नोएडा में था, थोड़े बहुत एक दो पेशेंट आ रहे थे, यही काम कर रहा था, जब उनकी कंडीशन सीरियस हो गई तब वो, और ये सेकेंड वेव का टाइम था, तो वो कानपुर आए गाड़ी से। ठीक है, उनको लेके लाया गया, ऑक्सीजन लगी हुई थी उनके एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं नोएडा में था, लॉकडाउन था, मैंने बुक करके मैं सीधे कानपुर पहुंचा। मेरी सिस्टर चंडीगढ़ में थी, वो वहाँ से कानपुर के लिए निकली। मैं पहुंचा रात तक कानपुर, वो मेरे घर पे ही थे। किसी तरह मेरे एक फ्रेंड ने ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके उनको लगा दिया था, तो वो चल रहा था। अब ये था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, कोई हॉस्पिटल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, सारे हॉस्पिटल फुल। कुछ सिचुएशन बनी कि एक हॉस्पिटल था वो अगले ही दिन कोविड में कन्वर्ट हो रहा था, तो सारे बेड्स खाली थे बस, लेकिन ऑलमोस्ट बुक थे। तो वहाँ पे जो है उनको एडमिट करा दिया गया और मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग दोनों पीपी किट पहन के उनके साथ में हॉस्पिटल में थे, जबकि बाकी सारे पेशेंट्स के बच्चे बाहर थे, हम लोग उनके साथ अंदर थे। और हम लोगों ने दवाई खाना पहले से शुरू कर दिया, ये मान लिया था कि होना है। ठीक है, हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे और फिर इस कंडीशन में उनके साथ उनका ट्रीटमेंट जो था, एक चीज़ देखना, छोटी से छोटी चीज़ देखना बॉडी में, क्योंकि वो डायबिटिक थे, शुगर लेवल चेक करना, ठीक है, उनकी चेस्ट की फिजियोथेरेपी करना, मसाजर लाना, ऑयल लगाना, घर से अच्छा खाना लेके जाना, सब कुछ मतलब A1 हो रहा था। ठीक है, और इस तरह के 17-18 दिन निकले। वो पहले बीच में आईसीयू में गए, फिर आईसीयू से बाहर आ गए। जब बाहर आए तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो भाई कुछ फ़ायदा हो रहा है, रिकवरी हो रही है, क्योंकि हर दिन वहाँ से डेड बॉडीज़ निकल रही थी हॉस्पिटल से। एंड देन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से आईसीयू चले गए एंड देन वहाँ पे वो सीधे वेंटिलेटर पे चले गए। तो वेंटिलेटर पे जब वो गए तब फिर मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद हम खो चुके थे। फिर भी जो मेरे जो डॉक्टर थे जिनकी मैं अभी बात कर रहा था नोएडा में, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन में, तो उन्होंने कहा कि देखो रात भर अगर वेंटिलेटर में सिम्टम्स ठीक ठाक एवरेज रहते हैं तो सुबह उनको वेंटिलेटर से बाहर भी निकला सकते हैं। ओके, ठीक है, अब मुझे नहीं पता सर ने वो बात क्यों बोली, दिलासा देने के लिए बोली, क्या बोली, बट उस समय वो बात मुझे बहुत रिलीफ दी, उस बात ने मतलब एक होप दी कि चलो कल सुबह देख लेंगे। ठीक है, एक होप ख़त्म नहीं करी। और यही होता है सबसे पहली निशानी एक अच्छे डॉक्टर की, जो आप पूछने वाले थे प्रश्न की। जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो आपको एक होप देता है, चाहे उसको पता है अंदर से कि चीज़ें यार अच्छी नहीं दिख रही हैं, है ना, ये सामने वाला जाने वाला है, बट फिर भी वो मरीज़ को या उसकी फैमिली को वो एंड तक एक होप देता है जिसके भरोसे वो जी सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये उन्होंने मेरे साथ काम करा। एंड फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग पहुंचा तो मैं और मेरी बहन अंदर गए आईसीयू में, उनसे मैंने बात करी, वो एकदम बेहोश थे। एंड फिर मेरी बहन ने बात करी, फिर हम लोग बाहर आए आईसीयू के। एंड देन सडनली हमको अंदर बुला लिया गया और देखा कि उनको 8-10 लोग हार्ट पे वो दे रहे हैं। मैं गया, फिर मैंने पापा के, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जब आप देखते हो कि जो मशीन होती है जिसमें नहीं सारे वो आते हैं ऑक्सीजन वगैरह के लेवल्स आते हैं, अब देखो वहाँ माइंड कैसे प्ले करता है हम लोगों का। तो उस मशीन में दिखा रहा है कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक है, एवरेज है। और जो हाथ में पहनते हैं हम लोग फिंगर में, जब मैंने वो लगाई तो उसमें दिखा रहा है कि ग्रेजुअली डाउन होते चली जा रही है। ठीक है, यानी कि उस मशीन की फॉल्ट थी। ठीक है, तो मेरा दिल मुझसे क्या कहता है कि नहीं यार ये मशीन खराब है, हाथ वाली वो सही है, क्योंकि वहाँ उम्मीद है कि वो सही दिखा रहा है। ठीक है, बाहर निकले एंड देन फिर वो सीन हो गया कि भाई सब लोग उनको दबा रहे हैं। मैं गया, मैंने भी दबाया, तो जितनी देर मैं CPR दूं उतनी देर उनका ऑक्सीजन लेवल है, जहाँ छोड़ू चले गए। फिर मैं भी समझ गया कि भैया अब तो नहीं है। घर ने बताया, खैर उन चीज़ से बाहर निकली। तो वो जो सफ़र रहा है ना 18 दिन का, उस 18 दिन के सफ़र में मैंने ये देखा कि भाई अगर 1000 रुपये का इंजेक्शन है तो वो 10,000 रुपये खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने ये देखा कि जो लोग मतलब कई लोग तो बाहर ऑटो में आके ख़त्म हो गए, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके घर वालों से पहले फॉर्मेलिटीज़ कराई जा रही थी
कि आप ये फॉर्म भरिए, बेड खाली नहीं, ये नहीं खाली है, ना जाने वो ऑटो से कितनी जगह वो भटके हैं। तो जब वो सारी चीज़ें देखी ना, कि एक बार तो वो जो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन था, हाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत फेमस था उसका, वो तो बहुत ब्लैक उसकी हुआ जो है। ओरिजिनल कॉस्ट थी आई थिंक वो शायद 2,000-2,500 थी, एंड वो 18,000 20,000 में मिल रहा था एक लाख बार। लाख में लोगों ने खरीदा लाख है। लाख में खरीदा है, बट हमें 18-20,000 उधर मिल रहा था। और एक बार वो इंजेक्शन लेके आया, तो इंजेक्शन क्या होता था कि उसमें ना पाउडर होता था, वाइट वाइट, एंड देन उसमें फिर वो फ्लूइड पानी डाल के जो भी डालते हैं अपना उसको बनाते थे। तो वो एक बार उसके अंदर ग्लूकोज पाउडर मिला, यानी कि आप 18,000 रुपये दे के चीज़ भी ले रहे हो, वो चीज़ भी नकली है। ये मेरे साथ हुआ पर्सनली, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से ना दिल एकदम फट गया। पापा गए, ये सारी चीज़ें देखी, हमने कहा यार अब तो मतलब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। 1-2 महीना तो डिप्रेशन में रहे घर पे। अब देखिए मेरी इतनी अच्छी जॉब, यहाँ पे जो डॉक्टर थे उनका नाम डॉक्टर हिमांशु त्यागी था, मैं बोलना चाहूँगा, उनके साथ मैं काम कर रहा था, जॉब एकदम बढ़िया चल रही, अच्छी खासी सैलरी, सब कुछ लाइफ बढ़िया। एकदम से एक मोमेंट आया, पापा गए, अब तो पूरी इंडिया में कहीं नहीं काम कर सकते, अब तो रहना है तो कानपुर में ही रहना है, क्योंकि मम्मी अकेले हैं, बहन अकेले, इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और कानपुर में कोई जानता नहीं, क्योंकि हमेशा से बाहर रहे। तो 1-2 महीने तो डिप्रेशन में गया। उसके बाद जॉब ढूंढी, जॉब मैंने जब स्टार्ट करी कानपुर में, कानपुर के टॉप ऑर्थोपैडिक, ठीक है, सबसे अच्छे ऑर्थोपैडिक, कानपुर के टॉप स्पाइन सर्जन, मतलब जो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास डेली के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, 100+ पेशेंट आते हैं, ठीक है। उनके साथ मैंने काम स्टार्ट करा। वहाँ पे रह के मैंने ये जाना कि करप्शन और क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, ठीक खासकर है, इस इंडस्ट्री में। इसी इंडस्ट्री में। मतलब वहाँ पे तो साफ साफ पेन का फ़ायदा उठा रहे थे कि अगर आपको पेन है स्पाइन में तो आप सर्जरी करा लो, ठीक है, मतलब नॉर्मल पेन पे भी आप नॉर्मल सर्जरी- पेन पे सर्जरी करा लो बस, क्योंकि पेशेंट पेन में है, ठीक है। और उसी क्लिनिक पे मैं काम करता था। पेशेंट अगर डंडा लेके आ रहा है, 4 लोग उठा के लेके आ रहा है, तो उसका पेन 0 करके भेज रहा हूँ, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या हुआ, 4-5 महीने बाद उन्होंने जो सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, या फिर अपने कैबिन में जिसको वो सर्जरी के लिए बोलते, उसको वो मेरे पास नहीं भेजते कि कहीं ये पकड़ के उनकी ट्रीटमेंट ना कर दे। और मुझे वही केस चाहिए थे, क्योंकि मैंने क्या शुरू कर दिया था, डे 1 से मैं वहाँ पे लोगों को ठीक करके वीडियो बना रहा था, बिफोर एंड आफ्टर के, और मैं यूट्यूब में डाल रहा था उठा के, ठीक है। 100 वीडियो तो मेरे वहीं हो गए थे उसी क्लिनिक पे, कि पेशेंट आ कैसे रहा और जा कैसे रहा है, ठीक है। ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे गलत काम हो रहा है और मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि सही टाइम आएगा तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। वीडियोस बना रहा था, कंटेंट बना रहा था, यूट्यूब पे डाल रहा था कि मेरी एक प्रोफाइल होनी चाहिए जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में इंडिया में, कि भाई ये मेरा काम है, आप वीडियोज़ के थ्रू देखो, आप मेरे गूगल रिव्यूज़ के थ्रू देखो, है ना। एक ये चीज़ में लगा हुआ था मैं। 1 साल बाद वो टाइम आया कि एक आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो आर्ग्यूमेंट भी बहुत ही बेसलेस था कि तुमने एक लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए, ठीक है, फर्स्ट डे पे। क्योंकि वो लड़की जो थी वो कहती थी मेरे पास वॉलेट में भूल गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप कल देना। वो थर्ड टाइम मेरे पास आ रही थी, यानी वो पिछले 2-4 महीने में वो थर्ड टाइम आ रही थी, ठीक है। तो एक ट्रस्ट तो हो ही जाता है। अब ये बिजनेस का पार्ट है, ठीक है आप कल दे दीजिएगा। देन वो कल नहीं आई, क्योंकि फिर जब फ़ोन में बात करी, उन्होंने ही फ़ोन करा कि, क्योंकि उनको शायद शंका होगी कि मैंने उससे अलग से पैसे ले लिए। जब उन्होंने फ़ोन करा, स्पीकर में फ़ोन डाला, तो उसने बोला कि मुझे फ्लू हो गया है, तो इसलिए आज मैं आ नहीं पाई, मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। सारा मैटर क्लियर हो गया। तो मैंने फिर वहाँ से सोचा कि भाई अब मुझे यहाँ से छोड़ना है, और मैं अपना अब्दुल कलाम जैसे एक बैग लेके डेली जाता था, उसमें सारी मशीन्स, और उसी को लेके घर आता था। मतलब मेरी वहाँ नामो निशान कुछ नहीं रहता जब मैं चला आता था। अगले दिन मैंने जाना बंद कर दिया। उनका मैसेज आया सॉरी, और उन्होंने बोला, बट मैंने कहा यार नहीं, अब नहीं करेंगे यहाँ पे काम, मेरे पास इनफ कंटेंट है। मैंने कानपुर में क्लिनिक शुरू करी, कानपुर में अपने घर पे ही शुरू करी, ग्राउंड फ्लोर पे। 1 महीना क्लिनिक बनाने में लगा, और वहाँ पे जहाँ पे मैं था वहाँ डेली के मैं कम से कम 15 से 20 पेशेंट रखता था डेली के, ठीक है। और मेरी क्लिनिक पे मैंने अपने महीने में देखे होंगे आई थिंक 20-30 पेशेंट, ठीक है, पहले महीने। और वहाँ पे मेरी जितनी इनकम होती थी उससे 10,000 प्लस मैंने अपने पहले महीने अपनी क्लिनिक पे करी, क्योंकि आपका पर्सनल था सब कुछ। ये मेरा पर्सनल था, ठीक है। और काम काफ़ी कम था, और मैं पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम दे पाया, क्योंकि वहाँ पे रश होता था, तो वहाँ पे ये रहता था कि यार बेड खाली करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैंने अपनी काम की क्वालिटी बढ़ाई, फीस बढ़ाई, काम अच्छा करा, और यह था कि अब जो भी आएगा उसको ठीक करना है। क्लिनिक से चल गई। उसके बाद मैंने इंडिया टूर ओपीडी शुरू करी। मैंने दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, और आपका ये ऋषिकेश, हल्द्वानी, मथुरा, वृंदावन, यहाँ पे सारी मैंने पेड ओपीडी करी। कैंप लगाया, दूसरे की क्लिनिक पे गया, वहाँ बैठा, वहाँ पेशेंट्स आए, मेरा एडवर्टाइजमेंट देख के, एंड देन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, एंड रिव्यू दे के वो गए। जयपुर, कोटा,
ये सब मैं कर चुका ओपीडी, ठीक है। एंड देन इसी जर्नी के बीच में फिर वो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए एंड देन उसके बेसिस पे वो पहला इंटरव्यू हुआ एंड इसीलिए वो पहले कि मेरे अभी इसके पहले जितने इंटरव्यूज हैं वो सारे स्पिरिचुअलिटी पे हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला जो हुआ ना, ये एक तरह से शायद मुझे लगता है कि हनुमान जी ने कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उन्होंने मेरी लाइफ में ना ये एज अ ब्लेसिंग दिया, क्योंकि मेरी नीयत स्टार्टिंग से ही अच्छी थी कि समाज का भला करना है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में ना जाता तब भी मैं अच्छा काम ही कर रहा होता। मैं ऑलरेडी मेडिकल करप्शन के खिलाफ निकल चुका था, राइट, कि भाई इस पे काम करना है, सही ट्रीटमेंट देना है, एजुकेट करना है। आज भी मेरी क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन को पूरा देख के डायग्नोस करके पहले तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं कि तुम ठीक हो जाओगे मैं कर दूंगा मेरे ऊपर छोड़ दो, नहीं, हमारे साथ बैठ के इसको समझो पहले, ये है क्या, तुम्हें है क्या और इसे कैसे ठीक करना है। इसमें सर मैं आपसे दो हाँ। तीन चीज़ें आपसे थोड़ा सा डीप जाके पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी ये जो एज हो गया, डाइट हो गया, किस तरीके से हमें अपनी डाइट को बैलेंस करें ताकि जो जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि हड्डियों के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ विटामिन डी की वजह से होती है या उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर? कैल्शियम भी होता है, B12 भी होता है। ओके, ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करें? आज के टाइम पे मोस्टली विटामिन डी है। ओके, तो इसको बैलेंस कैसे करें? और ये एज फैक्टर कितना मैटर करता है कि क्या सच में कुछ एज बाद के बाद ये प्रॉब्लम होना चालू होती है, या अगर हम अभी से कुछ अच्छी डाइट प्लान करें तो अपने आप को अच्छे लेवल पे क्योर करें? इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या डाइट अच्छी होनी चाहिए हमारी? देखिए, डाइट में बेसिकली आपकी बैलेंस डाइट हो, ठीक है। और मैं तो हमेशा वेजिटेरियन डाइट को ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो नॉन वेजिटेरियन डाइट से हमें बॉडी में ओवर आ जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है या फिर कई बार अनहाइजीनिक आपको फ्लैश मिलता है, फैट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, पता नहीं जो एनिमल है उसे किस तरह की डिसीज़ है, वो प्रॉपर कुकड हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो ये सारे उस पर एक रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। और मैं वैसे भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा सजेशन रहता है कि आप डाइट आप अपनी वेज ही रखो, जो भी रखे, ठीक है। इसके बाद अपने आप साल में एक बार नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा सकते हो बॉडी का, कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना इस साल हुआ, कितना आपका विटामिन डी हुआ, कितना B12 हुआ, और उसके बेसिस पे आप हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप अपने, जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर में टेस्ट कराया, आप साल की जनवरी में अपने सप्लीमेंट ले लो, महीने भर में आपने सप्लीमेंट ले ली, अब आप निश्चिंत हो, ओके, कोई कॉम्प्लिकेशन जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप हर साल नॉर्मल रूटीन में आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो। फैमिली में होना ही चाहिए, मदर का हो, फादर का हो, एक बार आप साल में ब्लड टेस्ट करा लो। और कोशिश ये करो कि अपने साल में डाइट बैलेंस्ड रखो, यानी आपकी थाली में सैलेड भी हो, आपकी थाली में चपाती भी हो, राइस भी हो, सब कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। एंड हर हफ्ते में आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, सेम डाइट पे ना रहो। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स आ गए, है ना, कभी कुछ आपने बना लिया, कुछ बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी डाइट को आप मेंटेन रखो। तो और हड्डियों को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत करना हो तो क्या और कर सकते हैं? मिल्क वगैरह आप ये ले सकते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। एंड देन एक्सरसाइज से भी हमारी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बोन्स वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइज करके, मूवमेंट्स करके, वॉक करके, है ना, ये सारी चीज़ें करके उससे आप फिट रह सकते हो। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेडिटेशन और एक अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होता है बेसिकली कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो इम्प्रूव होता है। जब आप अंदर लंबी लंबी सांसें लेते हो तो बॉडी के प्रत्येक मसल्स में, सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड एक और पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आती है। तो अनुलोम विलोम मेडिटेशन है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंटल हेल्थ है, ठीक है। अगर देखो, जब भी आप देखना, जिसकी भी मेंटल हेल्थ गड़बड़ होगी उसकी फिजिकल बॉडी अपने आप गड़बड़ हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है अपनी मेंटल हेल्थ का, कि आपके मेंटल हेल्थ पे किसी प्रकार का स्ट्रेस ना रहे। आप उस चीज़ से उसको पहले सॉल्व आउट करो, जब वो सॉल्व आउट होगी तभी आप बाकी चीज़ को देख भी पाओगे कि डाइट अब करनी है और अब एक्सरसाइज करनी है और अब हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पे काम करो। कई लोग आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द लोग फिटनेस के अंदर होता है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं भगने का, रनिंग करने का, ट्रेडमिल पे चलने का। और कहीं पे मैंने पढ़ा था कि क्या सच में ज़्यादा रनिंग करने से और ट्रेडमिल करने से नी जो होते इफेक्ट करते हैं, मतलब कि एक पर्सन को मिनिमम कितना चलना या भागना चाहिए? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। पहली चीज़ तो उसकी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम, इसका लेवल कितना है, ठीक है। उसकी बोन की डेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मान कोई जैसे कोई रनर है, जैसे आप किसकी बात कर रहे हो, जैसे कोई नया नया आदमी, उससे सीधे रनिंग स्टार्ट कर दी, हाँ, मतलब जो बेसिकली जो फिटनेस पे थोड़ा अपने आप को ध्यान देते हैं, काफ़ी टाइम ट्रेडमिल करते हैं, भागते भी हैं, तो क्या वो सही है? देखो, मेरा सजेशन ये रहता है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी इंसान को एकदम से नहीं करना चाहिए।
अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करने की सोच रहे हो, भले वो वेट लिफ्टिंग हो या रनिंग हो, आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करो ताकि आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाए। अब आप सोचो कि मैं आज उठूंगा और मैं आज ट्रेडमिल में जाऊंगा और मैंने 2 साल में रनिंग नहीं करी और मैं आज ही जाके 5 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ये आपकी नी में प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, अगर आप ये सोचो कि यार मैं आज आधा किलोमीटर चलूंगा, कल मैं 1 किलोमीटर चलूंगा, परसों मैं 1.5 किलोमीटर चलूंगा, तो ठीक है, ठीक है। और आजकल मैक्सिमम यूथ ये गलती करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जो जितने भी जिम्स हैं ना जहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो अपने यहाँ पे नए लड़के जाते हैं 22-23 साल के, वो देखते हैं यार वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ऐप्स वाले, वो तो बढ़िया वेट उठा रहे हैं, तो सोचते हैं हम भी वेट उठा लेंगे, ठीक है। तो वे वेट कैसे बढ़ाते हैं, आज 5 किलो उठाएंगे, कल 10 किलो उठाएंगे, परसों 15 उठा देंगे, ठीक है। मतलब इस तरह कोई लॉजिक ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम किसको शो ऑफ कर रहे हो, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और इससे बहुत सारी इंजरीज होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इंजरी लेके, कि इवन बॉडी बिल्डर्स तक आते हैं मेरे पास। अब बॉडी बिल्डर्स के साथ क्या सीन है कि बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बॉडी तो बिल्ड कर ली, एप्स बना लिए, बाइसेप्स बना लिए, सब कुछ बना लिए, ठीक है। उन्होंने मिस क्या कर दिया, उन्होंने डाइट अपनी मिस कर दी, उन्होंने सनलाइट लेना बंद कर दिया। हुआ क्या, उनका विटामिन डी का लेवल चला गया डाउन। अब एक बॉडी बिल्डर है जिसके बढ़िया ऐप्स है, बढ़िया डोले शोले हैं, वो जिम जाके 40 से 50 किलो का वेट उठा रहा है डेली, ठीक है, पिछले 3 महीने से। और इन 3 महीनों में क्या हुआ, उसका विटामिन डी का लेवल घटता चला गया, और 3 महीने के बाद क्या हुआ, उसकी बोन की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई। एंड वही सेम बॉडी बिल्डर, वही एप्स, वही डोले शोले, वही वेट, बट उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, कट से आवाज़ आई। एंड फिर वही आता है कि भैया मैं उठा रहा था वेट एंड कट से आवाज़ आ गई। और फिर जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तो निकलता है डिफिशियंसी। तो मतलब ये सिर्फ एक मूवमेंट की गलती नहीं है, ये इतना समय लेती है सब चीज़ कंप्लीट करने की। जी, बहुत प्रॉपर। सबसे खतरनाक मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया वेट लिफ्टिंग वही आदमी करे जिसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जाना हो। देर आर न्यूमरस काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिससे कि आप एप्स भी बना सकते हो, आप बाइसेप्स भी बना सकते हो, आप एकदम बॉलीवुड एक्टर की तरह भी दिख सकते हो, एंड कोई रिस्क भी नहीं होगा आपको। राइट। डेडलिफ्ट में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लोग फोकस डेडलिफ्ट बहुत करते हैं लोग, मतलब बहुत ही डेंजरस। क्यों कर रहे हो आप? आपको जब जाना है वेट लिफ्टिंग में तो आप करो ना। अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप तो जाओ, आप करो। आप दूसरों को देख के कर रहे हो कि इससे कुछ होगा, आप ये नहीं जानते कि वही चीज़ पाने के लिए बहुत सारे अलग मेथड्स हैं, उससे भी आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मतलब कोई ये एक मिथ है कि सिर्फ डेडलिफ्ट करेंगे तो ही हमारी स्पाइन अच्छी होगी? नहीं, बिल्कुल मिथ नहीं है। बहुत सारी अलग एक्सरसाइजेज हैं। वेट कफ्स आते हैं, आप वेट कफ्स पैर में पहन के आप लेट के आप उससे करोगे, पेट के बल लेट के पीछे की तरफ लेग रेस करोगे 2 किलो 4 किलो का वेट कफ करके, तो वो पैर का वेट प्लस आपका वेट कफ का वेट, ये दोनों आपकी बैक पे चढ़ेगा। आपकी बैक डंबल करेगी आपके लेग को लेके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। थेरा बैंड हो गया, है ना, जिससे आप अपनी उसको टाइट कर सकते हैं बैक को। तो थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा इस चीज़ में जाए, और क्यों चाहिए बॉडी आपको। पहली चीज़ तो बॉडी चाहिए क्यों, लड़की को इम्प्रेस करना है, क्या चाहते क्या हो, पहले वो डिसाइड करो, और उसका जो सेफ मेथड है वो अप्लाई करो, ठीक है। एक ये प्रोटीन का स्कैम है कि सब लोग प्रोटीन देते हैं कि भैया प्रोटीन खाओ तो बॉडी बनेगी, ठीक है। अब अपनी बॉडी में आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हो। आपने पहले भी केसेस देखे होंगे, कई सारे नकली प्रोटीन्स और किस तरह के प्रोडक्ट्स ने लोगों की आते तक गला दी हैं, ठीक है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई। और आप तो अपनी सोचो, आप अपना नॉर्मल टेस्ट तो करा ही नहीं रहे हो, प्लस आप हानिकारक प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी में, उसके लिए भी कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। तो ब्लड टेस्ट साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कि अगर इनकेस कोई प्रोडक्ट भी आप ले रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी में, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो एटलीस्ट आपके ब्लड रिपोर्ट में आ जाएगा। अभी एक रिपोर्ट छापी थी पिछले 2 महीने पहले ही, जो आई थिंक मिंट पे भी आई थी, कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग तो पता नहीं कितने कितने साल हो जाते हैं ब्लड टेस्ट नहीं कराते, तब तक उनको डिजीज नहीं आती, और यही कारण होता है उनकी बड़ी बीमारी बनने का। तो मतलब आप कहते हो कि 1 साल में एक बार आप ब्लड टेस्ट एक बार तो ब्लड टेस्ट कराना ही चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। एंड उसके ऊपर भी कोशिश करो कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ही हेल्दी रखो, डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज प्रॉपर करो, सही एक्सरसाइज करो, ठीक है। दूसरे को, आज यहाँ पे क्या होता है ना इंडिया में, आप भी दूसरे को देख के बहुत सारी चीज़ें करता है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं ना, इन्फ्लुएंस लोग जल्दी होते हैं, तो ये गलत है। आपके लिए क्या बेटर है ये आप जानते हो, सामने वाले के लिए क्या बेटर है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाले को कौन सी डिसीज़ है, क्या उसकी हिस्ट्री रह चुकी है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। सर इसमें जो हमारे सबसे कॉमन है, मैं चाहूँगा ताकि लोगों को और अच्छे से पता लगे, क्योंकि फैमिली में सबके घर में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं जिनके ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पेन जो होता है नीज में होता है। इसका
कारण क्या है कि वो अच्छी डाइट नहीं ले रहे या कुछ और भी है कि मतलब मोस्टली जॉइंट पेन का कारण क्या बनता है? देखिए जॉइंट पेन के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो पेन मैंने बताया कि आपको चाहे चोट लगे, रीढ़ की हड्डी में आप बैक पे गिर गए, चोट आ गई, पेन आ गया, गर्दन के बल गिर गए, चोट आ गई, पेन आ गया, ठीक है। दूसरा हो गया लंबे समय तक आप बैठे हो, उस चीज़ से काम कर रहे हो तो पेन आ गया। जैसे आप नी की बात कर रहे हो तो कोई मान लीजिए किसी का काम है कि वो डेली फील्ड में वॉक करता है, घर घर जाके दुकान दुकान जाके वो कुछ काम करता है, यानी डेली उसको 5-6 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है, तो ओवर यूज़ हो रहा है नी का उसका, क्योंकि काम है उसका, नी में पेन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक्टिविटी से, आपकी चीज़ों से पेन आना। दूसरा हो गया बीमारी कि नी में होती है अर्थराइटिस की बीमारी। अर्थराइटिस क्या है कि जिसमें आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही जॉइंट की जो सराउंडिंग मसल होती है उस पर अटैक करके उसे हार्म करता है, ठीक है। तो अर्थराइटिस क्या परमानेंटली क्योर हो सकता है? अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ से बोले तो हाँ, अगर उसको हटा दें तो मेडिकली नहीं। अर्थराइटिस को आप कंट्रोल कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप बार बार उसकी सिकाई कर रहे हो, आपने उसको मसल्स को टाइट कर लिया, सूजन आ रही, अर्थराइटिस क्या है, जॉइंट पे अटैक कर रहा, सूजन आ रही, सूजन को खत्म करने के लिए काम क्या कर रहे हो आप? 5 बार सिकाई कर रहे हो, ट्यूब लगा रहे हो, पट्टा भी लगा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ठीक है। अंदर से एंटी इन्फ्लामेटरी टेम्परेरी मेडिसिन भी ले ली कि वो जल्दी जाके इन्फ्लामेशन को हटाए, ठीक है। और फिर आपने मेडिकेशन छोड़ दिया और सिर्फ एक्सरसाइज और सिकाई पे आ गए। तो क्या है, मिनिमम पेन मैक्सिमम आउटपुट, कि आप ज़्यादा काम भी कर ले रहे हो, पेन भी बहुत कम है आपके, इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो। ओके। जहाँ लग रहा है पेन बढ़ रहा है तो चलो ठीक है, एक्टिविटी थोड़ी सी घटा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, बट नो दैट कि एक बीमारी है कि आपकी बॉडी ही इसको अटैक कर रही है। तो इस पर आपको काम कहाँ करना है? इम्यून सिस्टम पे, यानी बिल्ड योर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें हैं खाने पीने में, उस पर रिसर्च करो, उसके वीडियोस देखो, उस पर उसको खाओ पियो, ठीक है। उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी एंड देन इसका अपना जो मैंने इलाज बताया वो अपना साइड में करते रहो। ओके। और एक हाँ। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग वो जोड़ों पे तेल लगाते हैं, क्या सच में फ़र्क पड़ता है? देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो जेन्युइन नहीं होते, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए किसी का हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन है, कोई उसने पेन ऑयल ले लिया एंड वो पेन ऑयल अच्छी कंपनी है, काम कर रही है, तो थोड़ा मोड़ा उसका पेन ऑयल है तो वो पेन ऑयल में लगाएगा। जैसे एक टेक्निक होती है मसाज, अब मसाज से भी इन्फ्लेमेशन घटती है। ओके। कि इन्फ्लेमेशन आई, उस पर आपने मसाज करी एंड देन वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है आसपास एंड देन वो घट जाती है। तो वो ऑयल लगा के मसाज कर रहा है तो पता चला ये ऑयल का नहीं, ये तो मसाज का इफेक्ट था और उसकी वो इन्फ्लेमेशन घट गई, ठीक है। कई बार ऑयल भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। बट अगर किसी को सीवियर पेन है, सॉरी, कोई बात। तो अगर किसी को सीवियर पेन है तो वो आपका शायद मसाज से और ऑयल से नहीं जाएगा। और जैसे मैंने ऑइंटमेंट भी बताया, अब लोग कहते हैं कि जैसे मैंने सिकाई बोली ना, 5 बार सिकाई 5 बार ट्यूब, पता चला लोग 5 बार करें ही ना, लोग सिर्फ एक बार सुबह करें, एक बार शाम करें, तो बाकी टाइम वो सूजन अपनी बढ़ा रहे हैं काम करके। और अभी वो 2 टाइम सिकाई एंड उस पर हैं। तो हर चीज़ के लिए टूल आपका टाइम चार्ट है। टाइम चार्ट में देखो कि जो सर ने बताया 5 बार सिकाई 5 बार ट्यूब कर रहा हूँ, थेरेपी भी करा रहा हूँ, दवा भी खा रहा हूँ, देन टाइम चार्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब थेरेपी में भी स्कैम होते हैं, ठीक है। मशीन्स जो होती है उनकी अगर हाई पावर में करेंगे थेरेपी तो वो जल्दी इन्फ्लेमेशन घटाएंगी, जो एक नेचुरल बॉडी का टाइमिंग होगा, ठीक है। और अगर पावर घटा देंगे मैनुअली मशीन में तो सेशंस बढ़ जाएंगे, राइट। ठीक है। तो ये भी स्कैम होता है एक। मैं क्या क्या बताऊँ, लोग बेचारे ना। लेकिन ये है कि चलो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप जान लो एंड देन आपके पास एटलीस्ट टाइम चार्ट तो है ना। चलो आप थेरेपी करा रहे हो, थेरेपिस्ट को भी बोल सकते हो पॉइंट आउट करके कि यार तुम थेरेपी भी कर रहे हो, मैं सिकाई भी कर रहा हूँ, दवा भी खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तब भी टाइम चार्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो हर तरीके से टूल आपके पास है। ओके। अब जैसे इन्फ्लामेशन का एक टेस्ट होता है ब्लड में, उसे बोलते हैं ESR, ठीक है। आपने ब्लड में जाके ESR करा लिया आज पहले महीने, ट्रीटमेंट करो अपना, 1 महीने बाद फिर ESR का टेस्ट करा लो, देखो ESR लेवल डाउन गया कि नहीं गया। अगर गया है तो यानी कि कुछ बॉडी में फ़ायदा हुआ है, ठीक है। बट वो हाई लेवल चीज़ हो गई, छोटी मोटी नॉर्मल तो चीज़ यही है, आपका टाइम चार्ट है। इससे आप चक्कर लो, दबाने पे अपने पेन को देखो, दबाने पे घट रहा है कि नहीं घट रहा, ठीक है। अपने दबाने वाले पेन पे काम करोगे अपने हाथ से आप, तो वो 100% घटेगा, ठीक है। दूसरे के भरोसे मत रहो, अपने बॉडी पार्ट की जैसे सिकाई कर रहे हो, ट्यूब लगा रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, दवा खा रहे हो, तो अब मसाज भी करो उसकी, वाइब्रेटर भी चलाओ उस पर, है ना। वाइब्रेटर आता है जो मसाजर गन आती है, वो भी चलाओ उससे, मेहनत तो करो उस पर, तो वो जाएगा आपका।
आपको मतलब खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको, दूसरे पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। चेक कर सकते हो चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें मुझे लगता है कहीं ना लोग ज़्यादा डिपेंडिंग इसलिए भी क्योंकि हमारे टीवी पे एड्स उस तरीके के आते हैं, ऐसे हाँ। ट्यूब लगाओ, ऐसी मेडिसिन लगाओ, बहुत इम्पैक्ट करती है, तो लोग उसकी तरफ भी शिफ्ट होते हैं। क्या सच जी। में वो एक्चुअल में उस लेवल पे काम करती हैं? मुझे तो लगता है जितने भी एड्स आते हैं वो सब मार्केटिंग करते हैं, जो असली चीज़ होती है वो कभी ऐड नहीं करती। आपने रॉयल्स रॉयस के कितने ऐड देखे हैं? हम्म, ठीक है, क्योंकि रॉयल्स रॉयस एक ब्रांड है और उसे पता है कि भाई मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, गाड़ी का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और जो अपना प्रमोशन नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं चीज़ अच्छी हूँ तो मैं बिकूंगी, जो एक बार ले जाएगा वो हमेशा मुझे ले जाएगा। तो ये, और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का ऐड देखते हो ना, उतना ही वो जो है क्या बोलते हैं कि यूज़फुल नहीं होती, शायद बिक नहीं हो रही होती है। कई बार उसमें लोग डिस्काउंट भी कर देते हैं क्योंकि सेल नहीं हो रही होती है कि चलो थोड़ा कम करके बेचते हैं। पेन है की ना? बात करें इसमें सर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो बिल्कुल ही खुल के बात करता हूँ, जी। वोलिन ही सबसे ज़्यादा निकल के आती है और ऐसी कुछ ट्यूब्स हाँ। होती है। ये किस लेवल तक हमारी चीज़ को क्योर कर सकती है, किस लेवल तक? ये आपकी बॉडी ही आपको बताएगी। और पहली चीज़ तो इन्फ्लेमेशन का लेवल डिसाइड करता है कि वो ट्यूब काम करेगी नहीं काम करेगी। मैंने बताया ना कि वही मेथड है आपका, आप सिकाई करो, ट्यूब लगाओ, अगर टाइम चार्ट इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है। और ऑयल से बेटर मैं कह सकता हूँ ट्यूब होती है, ओके। क्योंकि ट्यूब में एक डाइक्लोफेनेक केमिकल है जो कि रियल में टॉपिकल ऑइंटमेंट है, जो कि स्किन में लगाने से इन्फ्लेमेशन को डाउन ले जाता है। तो वो बेटर है, आप वो ऑयल से better है। बेटर है कि आप इस तरीके की ट्यूब हाँ, लगाओ? ऑयल से बेटर है कि आप ट्यूब लगाओ जो एलोपैथिक ट्यूब है कंपेयर टू ऑयल। ओके। वो कुछ ऐसी भी मेडिसिन है जो नहीं लेनी चाहिए हम लोगों को? बहुत ही हाई पावर की मेडिसिन आती हैं पेन किलर, जो कि डायरेक्ट किडनी एंड हार्ट में इफेक्ट करती हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो पे, बट आप कभी भी कोई दवाई लें तो आप डॉक्टर से रिकमेंडेड लें एंड उसके अंडर में रहे, ताकि कोई भी अगर नुकसान हो तो आप सीधे उसको जाके इन्फॉर्म कर सकें। ओके। तो आप किसी ट्रेजेडी होने से बच जाओगे। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है, सिकाई, ट्यूब, ये सब सारी सेफ्टी घरेलू है, है। घरेलू है, सेफ्टी, इसमें कोई रिस्क नहीं है आपका, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो। ओके। नाउ क्या सच में एक इंसान को सर्जरी कब किस टाइम पे करानी जी, चाहिए? एक ये बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट में कि जिसमें जो डॉक्टर्स हैं, या फिर हम डॉक्टर्स को डायरेक्टली नहीं टारगेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, जेन्युइन होते हैं। हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो हैं किसी एक बिजनेसमैन के, राइट। जैसे गब्बर में आपने देखा होगा, हाँ, बहुत ही अच्छी मूवी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो एक हॉस्पिटल जो है वो एक कॉरपोरेट चला रहा है और डॉक्टर्स उसके कहने पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, सैलरी चाहिए, सब चीज़ क्योंकि निकालनी। सैलरी चाहिए, तो वो कह रहा है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कि भाई मैं तुम्हें 4-5-10 लाख रुपए महीने दे रहा हूँ, तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो मैं तुम्हारी टीम को टारगेट देता हूँ कि तुम्हें साल में 200 सर्जरीज करनी है। तो यानी डॉक्टर जब कुर्सी पे बैठेगा तो उसके पास एक प्रेशर है कि यार मेरे पास जितने भी क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट भी हॉस्पिटल दे रहा, भाई एडवर्टाइजिंग में हॉस्पिटल का सहारा, हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, आप जगह जगह देखते हो, तो उसको देख के तो जाते हो ना आप कि यार वो हॉस्पिटल बड़ा फेमस है, उसका हर जगह ऐड है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ पे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा है जो कि एक एम्प्लॉई है उस कॉर्पोरेट एजेंसी का, और उसके मन में ये है कि यार जितने पेशेंट आएंगे उनमें से मैक्सिमम मेरा ये है कि मैं सबको किसी ना कहीं से मोड़ के सर्जरी पे लाऊंगा, ताकि वो मेरी साल का टारगेट पूरा हो, उसीलिए मेरी सैलरी भी निकल रही है। ठीक है, तो वो मजबूरी है उसकी बोलना, क्योंकि वो उनकी जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो बोलेगा, और फिर क्योंकि पेशेंट पेन में है, और पेशेंट इंडिया में डॉक्टर को भगवान मानता है। फॉरेनर्स को जैसे मैं ट्रीट करता था, तो फॉरेनर्स में मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी, वो एक एक चीज़ पूछते हैं आपसे डिटेल्स में कि आपकी डाइट, मैं डाइट कैसे लूँ डॉक्टर, है ना, मुझे जो पेन है मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, वो अपनी सीडी, अपने सारी चीज़ें, ट्रैवल जब करते हैं ना, इंडिया में आते हैं तो वो कैरी करके चलते हैं कि लो सीडी लगा के आप देख लो, मेरी रिपोर्ट वगैरह सब इसमें है, MRI वगैरह। ठीक है, तो एक डिटेल में चीज़ें पूछते हैं, अपनी हेल्थ के लिए बड़े अवेयर होते हैं। आप उनको बोल भी दो ना ये मेडिसिन खा लो, तो वो सोचते हैं 10 बार कि यार मैं खाऊं कि ना खाऊं, यार मैं पहले ऐसे ही रिकवर कर लेता हूँ, ज़रूरत लगी तो मैं खा लूँगा, मैं ज़बरदस्ती क्यों कोई एक वो खाऊं, है ना। तो बहुत दिमाग लगाते हैं वो लोग। तो ऐसी तरीके से जो डॉक्टर है, मैं बात कर रहा था उस पर, कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो बैठे हैं, तो वो सर्जरी के लिए उनके बोलने मजबूरी है, एंड पेशेंट जो इंडिया के हैं वो डॉक्टर को एज अ गॉड मानते हैं, और उनके पास, उनको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है कि जब मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में आया हूँ और जब मुझे यहाँ बोल दिया गया सर्जरी के लिए, तो और क्या ही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब जैसे आज की डेट में एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में कैंसर, कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर में कितने सारे लोग हैं जो जाते हैं, जो थेरेपीज़ वगैरह लेते हैं। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं चाहेगी कि कैंसर का ट्रीटमेंट अगर कोई डिस्कवर कर भी ले तो वो वापस बाहर आए, क्योंकि उससे बहुत सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। सेम ऐसे ही सर्जरी में भी अगर कोई ट्रीटमेंट आया है
और अभी भी है, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, और लोग जानते नहीं है, मैं बताऊंगा अभी तब जानेंगे लोग। तो वो ऑलरेडी है, लेकिन उसको ज़्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। और वो क्या है, पूरी दुनिया में बॉडी में सर्जरी से बचाने के लिए, स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की या जोड़ों के दर्द की, घुटने की बचाने के लिए एक ही मशीन है, और वो है हाई लेवल मशीन, वो है लेज़र। जैसे लेज़र ऑपरेशन होता है, लेज़र आई ऑपरेशन होता है, लेज़र किडनी में स्टोन में यूज़ करा जाता है, ऐसे ही लेज़र सर्जरी से बचाने के लिए यूज़ करा जाता है, रीढ़ की हड्डी की या घुटनों की, जो कि मैं करता हूँ। मैंने इटली से मशीन इसी के लिए इम्पोर्ट कराई है। और मैं, मेरे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे ना जगह जगह, तो उसमें लिखा हुआ है कि मनी बैक गारंटी, यानी मुझे 2-3 दिन में अगर लगा कि इस पेशेंट ये ठीक होगा, इसकी सर्जरी बच जाएगी, तभी मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता हूँ, वरना 500,000 रुपीज़ काट के मैं उसके सारे पैसे रिटर्न कर देता हूँ कि ये पॉसिबल कि आप जाइए, आप जो सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि आप में ये फेल हो गई तो अब मैं आपको कागज़ में लिख के देता हूँ कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपकी जो स्पेस है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस भी मेरे पास साल में 100 में से मात्र 1 या 2 आते हैं, 98% रिकवर हो जाते हैं। तो आप सोचो 98 जो नहीं आ रहे मेरे पास, उनका क्या हो रहा है, वो सर्जरी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, लेज़र के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझसे मत कराओ ट्रीटमेंट, लेकिन आप ढूंढो कि लेज़र कहाँ अवेलेबल है, कौन ठीक अच्छा है। डॉक्टर है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे थेरेपिस्ट भी इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट कमीशन आता है सर्जरी का। आप समझ रहे हो कि यार कौन इस पर टाइम वेस्ट करे, महीने 2 महीने थेरेपी करके इसको ठीक करे, सीधे एक काम करो, फलाने सर्जन के पास ना भेज दो, वहाँ से मुझे भी 30-40 हज़ार रुपये कमीशन आ जाएगा। आप समझ रहे हो, तो ये हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एंड पेशेंट कुछ नहीं जानता, पेशेंट इन सब चीज़ों से अनजान है। आज पहली बार पेशेंट सुन रहा हो कि भाई ये सब भी चल रहा है मार्केट में। मेडिकल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये टोटली आपको मैं बताऊं कमीशन बेसिस पे चलता है। राइट। पेशेंट रिफरल से अर्निंग, जैसे वो नहीं होता MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आप 1 को 3 को जोड़ो आपको कमीशन मिलेगा, वैसे ही आप जितने मरीज भेजोगे आपको उतना कमीशन मिलेगा। वो तभी वो पर्ची पे बोलते हैं ना कि इस मेडिकल से जाके दवाई ले लेना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ जैसे कि आपने बताया लोअर बैक का पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया और हमारे सर्वाइकल हो गया, अगर सच में काम करता है सर्वाइकल में, बोलते हैं कि तकिया लगा के मत सो, ओके मतलब नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं सर्वाइकल में तकिया नहीं लगानी चाहिए, बल्कि तकिया नहीं लगाओगे तो सर्वाइकल बढ़ेगा आपका, क्योंकि जब आप गर्दन नीचे करते हो तो आपकी स्पाइन जो है वो दबती है पीछे, यूं करके, हाँ पीछे की तरफ जाती दबती है, और वो दबेगी अगर, तो वो नस को दबाएगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इसीलिए मेडिकल सर्वाइकल पिलो बनाया गया है कि आपकी जो स्पाइन है ना वो नीचे की तरफ जाए, ना वो ऊपर ज़्यादा उठे, ना इधर आप लेटो तो वो दबे, ना इधर लेटो तो दबे। इसीलिए वो मेडिकल पिलो बनाई गई है, ताकि सेंटर रहे, ताकि आप चाहे दाएं लेटो, चाहे बाएं लेटो, चाहे सीधे लेटो, आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे। और उसका दूसरा ऑप्शन, अच्छा पिलो में क्या है कि आप दाएं बाएं भी लेट सकते हो, नहीं तो दूसरा सस्ता उपाय क्या है जो पिलो नहीं ले सकते, कि टॉवल का रोल बना के गर्दन के नीचे रख लो और देन लेटो, तो स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। तो बेसिकली आपको स्पाइन सीधी करके लेटना है। एंड कमर में उल्टा है, कमर में अगर किसी के दर्द है तो अगर वो सीधे लेटेगा या पेट के बल लेटेगा तो उसका पेन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सी शेप में लेटेगा, इस तरीके सी शेप में, यानी साइड भी लेट के दोनों घुटने ऊपर कर लेगा, सी बना लेगा, तो उसको रिलीफ रहेगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। और कुछ केसेस में इसमें भी आराम नहीं मिलता, तो एक फिर पोजीशन चेक करनी पड़ती है, दूसरी पोजीशन बनानी पड़ती है, ठीक है। सबसे बेस्ट पोजीशन जिसमें मैक्सिमम लोगों को आराम मिल जाएगा वो सी शेप, और दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख ले, और एक सर्वाइकल पिलो ले ले, नहीं तो नॉर्मल पिलो ले ले अगर सर्वाइकल नहीं है तो, और उस पर साइड में लेट जाए और दोनों घुटने ऊपर कर ले, तो उसको पूरी रात आराम से नींद आएगी। तो ये पोजीशन रखे, सिकाई करे 5 बार, बेल्ट पहने, ट्यूब लगाए और दवा खाए, एंड फिर भी ना सही हो थेरेपी कराए और टाइम चार्ट से ट्रैक करता रहे। और थेरेपी ना हो तब लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का, तब सर्जरी का ऑप्शन है। और थेरेपी में भी जब सर्जरी की कंडीशन लग रही हो, बोल दिया जाए तो पहले लेजर ढूंढो, लेजर कहाँ पे। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मेरी फैमिली में भी इशू हुआ है कि पेन हो रहा है काफ़ी टाइम से, वो सीधा शायद सर्जरी कराने पहुंच गए कि भाई मेरे से नहीं सहा जा रहा। उन्होंने शायद वो चीज़ समझी नहीं कि इसके स्टेप का है, मैं अभी किस लेवल पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। पॉडकास्ट कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा, साइकिलिंग करने से नी स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रांग होते हैं, बट साइकिलिंग इज नॉट दैट मच लेवल ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जैसे आप साइकिल में क्या कर रहे हो कि आप अपने फुट से पुश कर रहे हो, राइट, तो एक पुश पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो दीवार पे वैसे आप हाथ रख के आप डेली इसको दबाओ, तो ये आपका हाथ मजबूत होगा,
क्योंकि आप पुश कर रहे हो तो आप इसके सेट्स बढ़ा रहे हो तो होगा। ऐसी साइकिल में जो आप पुश कर रहे हो ना, उस पुश से आपकी फुट से लेकर नी तक की मसल स्ट्रांग हो रही है डेली बाय डेली जो आप चला रहे हो उसको, ठीक है। राइट। बट इससे भी ज़्यादा आपका जो काम करेगा वो जैसे और एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आप जो जिम में, जैसे फॉर एग्जांपल एक जिम में मशीन होती है जिसमें आप दोनों फुट से ऊपर की तरफ कर रहे हो, उसमें आप और वेट बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो पुश कर रहे हो आप वो साइकिल का फिक्स्ड रहना है। आप समझ रहे हो, साइकिल का वो चीज़ फिक्स्ड रहनी है। डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो, और डिस्टेंस आप ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं। आपका एक एरिया है, उसी एरिया में आप ट्रैवल करोगे। राइट। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा थोड़ी ना कि आप डेली डेली एरिया बढ़ाओगे, या 2 से 3 या 4 ऐसे करते करते पूरा शहर क्रॉस कर जाओगे आप, ठीक है। तो आप एक ही जगह रहोगे तो जो स्ट्रेंथनिंग का लेवल है वो कम होगा, साइकिलिंग में होगा बट कम होगा। बाकी और तरीके हैं उससे आपका वो स्ट्रेंथनिंग, आप वेट बढ़ाओगे, सेट्स बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके। अभी आप काफ़ी सालों से काफ़ी सारे पेशेंट्स को देख रहे हो। सबसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं करूँगा इसमें, मैं पूछता हूँ आपको लगा ये बहुत पेचीदा केस रहा हो आपकी लाइफ का, ऐसा कोई केस अगर आपको डिस्कस ऐसे बहुत सारे केस हैं भैया। और मेरे साथ तो क्या रहा है कि स्टार्टिंग की प्रैक्टिस से, जब से मैं इस चीज़ में आया हूँ, मैंने हमेशा कभी भी पैसे पे नहीं फोकस करा। मैंने ये फोकस करा कि यार कोई भी तरह का पेशेंट है मुझे उसको ठीक करना है। मैं नोएडा में जब था यहाँ पे, तो एक आंटी आती थी व्हील चेयर से, उनके पैर बहुत ही मोटे मोटे से थे, एंड उनके पैर में मैंने देखा कि उनकी गांठें बहुत थी, मतलब एक पम्प्स टाइप के थे, जब हाथ उनके में मूव करो तो उस पर उसको मैं डेली करके उसको ख़त्म कर रहा था, ठीक है। मसाज से, कपिंग से, मशीन से, सारी चीज़ें थेरेपी कर रहा था। 2 महीने तक वो लगातार आती रही, और मैं 2 महीने तक करता रहा, और मैं उनके साथ 2-2 3-3 घंटे लगा रहता था। लंच मेरा आ जाता था, टिफ़िन में रखा रहता था, मैं साइड कर देता था। मैंने कहा छोड़ो बाद में खाएंगे, पहले ख़त्म करेंगे। और पूरी तरीके से उनका पेन इन बहुत कम करके तब मैं उनको डेली घर भेजता था। फिर उनकी बाद में व्हील चेयर भी हट गई, वो आराम से चल के आती, चल के जाती, पैर इनके स्लिम हो गए। मतलब मेहनत करी और उस चीज़ को सीखा मैंने कि यार इसको ठीक करना है। और अब मेरे पास वही पेशेंट आता है तो उसका रिकवरी टाइम भी घट गया, एंड आराम से वो ठीक हो जाता है, मुझे पता भी ये ठीक हो जाएगा। तो हर चीज़ में, अब जैसे एक पेशेंट आती थी, उनका पूरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, बीमारी थी फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में मैक्सिमम इंडिया में क्या ट्रीटमेंट होता है थेरेपी सेंटर्स में, डेली लिटा के हाथ को पकड़ के मूव करते हैं, खींचते हैं कि इनकी मसल्स ढीली हों, फटे, एंड देन उनका हाथ ठीक हो। तो एक लेडी आती थी, उनके साथ क्या था कि उनका हाथ नहीं उठता था। मैं उनके में 6-7 महीने हो गए लगातार। उनका एक मूवमेंट तक तो मैंने कर दिया, उसके बाद उनका जा नहीं रहा था। फिर जो सर थे उन्होंने उनका इंजेक्शन लगाया पेन काफ़ी को दबाया। फिर मैंने उनका हाथ और ऊपर करा तो उनकी मसल फट गई, ठीक है। उनके भला करने के चक्कर में और उनका बुरा हो गया, मसल फट गई उनकी, क्योंकि वो मुझे एकदम बेटा जैसा मानती थी। उन्हें भी पता है ऐसी गलती नहीं, मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसा हो गया। फिर 15 दिन लग गए उसको ठीक करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ खींचा, नहीं हो रहा, तो मैंने हाथ सरेंडर कर दिया। मैंने कहा सर नहीं ठीक हो गया मुझसे। फिर सर ने उसकी सर्जरी कर दी। अब सर्जरी जब सर ने करी तो क्या हुआ कि उसका जो 70% में लेके आता, सर्जरी के बाद वो 50% पे आ गया। मैंने कहा अरे यार इसको तो बढ़ने के चक्कर में फिर घट गया, लेकिन थोड़ा सा उसका हाथ ढीला हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया कि नहीं ठीक हो रहा, क्या बात है। फिर मैंने इस पर रिसर्च करी। मैंने कहा यार दुनिया में क्या इसका ट्रीटमेंट लेटेस्ट आया हुआ है, ज़रा देखते हैं, ठीक है। मैंने पूरा रिसर्च करा कि किस कंट्री में क्या चल रहा है, एंड देन मुझे मालूम पड़ा कि यार एक एक्यूपंक्चर है ट्रीटमेंट, वो बहुत इफेक्टिव है इसमें, ठीक है। और कोइंसिडेंटली मेरी क्लिनिक पे जहाँ मैं था वहाँ पे एक्यूपंक्चर की नीडल रखी हुई थी। तो मैंने कहा यार एक्यूपंक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। अपने दोस्तों से पूछा, कुछ गुरु थे उनसे राय ली, एंड मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। सबसे पहला इफेक्ट मैंने एक्यूपंक्चर का देखा कि जैसे ही मैंने उनके शोल्डर में एक्यूपंक्चर करा, उनका पेन 0 हो गया फर्स्ट डे ही। मैंने कहा ये तो यार मैजिकल है ना। तो उसके बाद फिर मैंने एक्यूपंक्चर से उनको इतना फायदा हुआ, उनका पूरा हाथ खुल गया। तो मतलब इस तरीके से घुस के, मतलब ऐसे भी पेशेंट आए जो मुझसे नहीं ठीक हुआ, जो चले गए छोड़ के, तो मैंने उनका नंबर नोट करके उन्हें फ़ोन करके पूछता था, भैया कहाँ इलाज करा रहे हो, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या तुमने कराया फाइनली। तो ऐसे करके प्रैक्टिस में धीरे धीरे जो है हर चीज़ मैंने सीखी है। आज की डेट में मैं हाँ कह सकता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट हर पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। या मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये ठीक होगा नहीं ठीक होगा, वो स्टडी और रिसर्च में हाँ इतना टाइम देते मुझे थे, मालूम पड़ तो जाता है सब कि कुछ 2-3 पता दिन में लगता ये है। ठीक होगा नहीं ठीक होगा। एंड मुझे ये भी मालूम पड़ जाता है एक्सपीरियंस से कि ये पेशेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो मान रहा है नहीं मान रहा है, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सब मालूम पड़ जाता है मुझे। तो कंडीशन देख के पता लग हाँ, जाता है और ना। मैं टाइम भी नहीं वेस्ट करता ना, कि मुझे पता है कोई पेशेंट बात नहीं मान रहा, टोटली मुझ पर डिपेंडेंट है, ठीक है, आगे जाके नहीं ठीक होगा, ये पहले ही मना कर दो कि मेरा टाइम ना बर्बाद करो, आप कहीं और जाके दिखाओ, क्योंकि अननेसेसरी हमारे रिलेशन खराब होंगे। तो ये जितने भी क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग क्योंकि वहीं जाते हैं, अपने आप को टेस्ट कराते हैं।
कितना सही है कि हमें वहीं से ही टेस्ट कराना चाहिए? बहुत गलत है। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और अगर वो उसके यहाँ पे उसके अलावा, उस डॉक्टर के अलावा जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वहाँ पे कोई ब्लड सेंटर हो जो ब्लड की जांच कर रहा हो, चाहे वो एमआरआई सेंटर हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको वहाँ से तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ठीक है, आप बाहर से करा लो, देन उस डॉक्टर को दिखाओ, देन उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, चेहरे में खुशी है, गुस्सा है, क्या है। अगर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इसका मतलब जो पहले वो कर रहा था उसने, वो एक पार्ट ऑफ द स्कैम है। ठीक है, एंड यही होता ही एक्चुअल में कि एक किसी बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर का ये रहता है सेटअप कि कोई मरीज मेरे यहाँ पे आए तो वो आके 7, 8, 10 हज़ार रुपये छोड़ के जाए, वही मतलब बाहर ना निकले, बाहर वहीं। ना निकला, वहीं पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके जाए कि जितना ज़्यादा मैं बिजनेस जनरेट कर पाऊँ एक दिन में। तो ऐसा नहीं कराना चाहिए। और अच्छा जो डॉक्टर होगा, जैसे डॉक्टर हिमांशु त्यागी जो है यहाँ पे नोएडा में, मैं उनके साथ था, तो वो हमेशा पहले जो पेशेंट होता था मेरे पास भी नहीं भेजते थे वो, इनफैक्ट। ठीक है, पहले वो उसको मेडिसिन ही देते थे बिना किसी टेस्ट के। नहीं ठीक होता था, देन वो उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते थे एंड उसी के साथ साथ कहते थे आप थेरेपी शुरू करो। मतलब यहाँ पे आप देखो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लिया एंड थेरेपी भी स्टार्ट करा दी। डायग्नोस्टिक में देख लिया कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं सर्जरी की कंडीशन बन रही है, और साइड में थेरेपी भी स्टार्ट कर दी कि उसका टाइम ना वेस्ट हो, थेरेपी से वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हो, देन आप देखते हो कि भाई पेशेंट ठीक हो रहा नहीं ठीक हो रहा। पहले ही दिन देख के उसको, पेशेंट को डरा देना कि तुम नहीं ठीक होगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ना, चेहरे पे टेंशन लेके आना। डॉक्टर क्या होता है बेसिकली, अच्छा डॉक्टर होगा वो जब आप उसके कैबिन में घुसोगे ना, आपसे उसकी बात करने के बाद आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वाइब्स अच्छी आएगी कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बड़े अच्छे डॉक्टर थे, या कुछ अपने बारे में हाँ बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे से बात करी, उनके चेहरे पे स्माइल थी, उन्होंने मुझे स्माइल दी, और अब मैं इस कमरे से बाहर निकल रही हूँ। ये हो गया एक पॉजिटिव डॉक्टर। और जो निगेटिव डॉक्टर होगा उसको आप हर बंदा जान जाएगा देख के कि वो किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से के एक्सप्रेशन रहेंगे, डराएगा या सही से बात नहीं करेगा या नज़रें नहीं मिलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, आप इससे जज कर सकते हो। और जिसके साथ भी बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब लोग, मैं उनसे बोलूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस को एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालें उस डॉक्टर के नाम से, ताकि कल को फ्यूचर में किसी को उसके पास जाना हो तो वो जब सर्च करे तो आपका वीडियो उसे दिख जाए, तो आपका अनुभव उसे मालूम पड़ जाए। उसके गूगल में रिव्यू दें, उसके खिलाफ वीडियो डालें, जो मतलब खिलाफ नहीं, मतलब जो सच आपको लगा आप वो बोलो। अच्छा है तो अच्छा भी डालें, अच्छा है तो अच्छा भी डालें, बुरा है तो बुरा भी डालें। ठीक है, और ऐसे ही हमारी कंट्री ग्रो होगी, ऐसे ही ग्रो होगी जब हमारी कंट्री पे ये मालूम हो जाएगा ना, जब कंट्री के स्कैम सिस्टम को ये मालूम पड़ जाएगा कि अब हमारा कोई भी दांव पेच काम नहीं कर रहा पब्लिक पे, क्योंकि पब्लिक हो चुकी है एजुकेट, तो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा ही मजबूर होके। और यही हुआ है फॉरेन कंट्रीज में और यही होगा इंडिया में। नाउ अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट हम लोग करेंगे एक क्लास, क्योंकि आपने बहुत कुछ डिटेल्स में समझाया है A to Z हर एक टॉपिक पे। मेरे घर में अगर मेरे पेरेंट्स के नीज में या बैक में या सर्वाइकल में पेन है, 5 ऐसी कौन सी मेजर चीज़ें जो मुझे ध्यान रखनी है, एक मेरा ये क्वेश्चन। दूसरा, क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट करें, ये बेसिक सबको पूरा सारा, लेकिन एक छोटा सा एक आप समझ लो शॉर्ट फॉर्म में आप मुझे बता दिए 5। देखिए शॉर्ट फॉर्म ये है, अगर आप पे घर में किसी को भी किसी भी तरह का पेन है, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो एक मार्कर लेके, और कि वो पेन में मतलब पेन का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, मतलब उनके दबाने में कहाँ कहाँ पे पेन है, उसको पूरा एक डायग्राम बना लो। ठीक है, आपने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है, कि भाई ये पेन है। अगर वो डायग्राम स्पाइन में आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद इनकी नस दब रही हो। ठीक है, बट नस दबने का एक जो मेजर सिम्टम होता है, मतलब जब ज़्यादा नस दबती है तो वो पेन रेडिएट होता है, मतलब अगर गर्दन की स्पाइन के लेवल में है तो वो हाथ पे जाएगा, या कमर की स्पाइन के लेवल में पैर में जाएगा। मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया तो पेन आपने देखा कि सिर्फ स्पाइन में ही है, ना हाथ में कोई पेन है ना तो पैर में कोई पेन है, तो इस कंडीशन में आप फिर MRI ना कराओ। लेकिन अगर आपका डायग्राम बना है, रीढ़ की हड्डी में आ रहा है वो, बैक में और नेक में, एंड हाथ और पैर में भी पेन जा रहा है, तो आप MRI करा लो। ठीक है, कि अब तो नस दब रही है और कितनी दब रही है तो मैं देख लूँ। ठीक है, हो सकता है नस ना भी दब रही हो सकता है पूरा सूजन ही सूजन हो गर्दन से लेके हाथ तक, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जब गर्दन से हाथ में और कमर से पैर में जाता है तो एक आइडिया लग जाता है हम लोगों कि भाई इसकी नस दब रही होगी। एक MRI करा लो। ठीक है, ये आपने करा लिया, MRI करा के अब आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लो।
अब कि क्या सर करना? ये मेरी एमआरआई है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे बैक पेन है, अब आप बताइए मैं कौन सी मेडिकेशन लूँ, मैं आपके अंडर अपना मेडिकेशन का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, ताकि अगर इन केस मेडिसिन मुझे सूट ना करनी तो मैं आपसे आके बदलवा लूँ उसे। ये नहीं कि मैं अपने आप से मेडिकल स्टोर में जाके दवा लेके खा लूँ फिर घर में पड़ा हूँ बेहोश, ठीक है। तो ये नहीं करना, डॉक्टर के अंडर ही अपना ट्रीटमेंट करिए। हाँ, जान लो अपने नॉलेज के लिए कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, अंदर से मैं कितना डैमेज हूँ, ठीक है। राइट। देन इसके बाद अपना घर पे 4-5 बार सिकाई। गर्दन के लिए मैंने बताया पिलो हो गया आपका, सर्वाइकल पिलो, बैक के लिए पट्टा हो गया, सिकाई हो गई, ट्यूब हो गई आपकी वॉलोनी, एंड देन आपने मेडिसिन खा ली जो डॉक्टर ने दी है। ये और अपने लोअर केसेस में है, मतलब जब थोड़ा बहुत पेन है तब आप इसमें ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं? हाँ, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, ओके। आप करो उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे ना आप, उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद टाइम चार्ट बना लो आप, टाइम चार्ट में देख लो मेरी रिकवरी का टाइम क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें घर पे करो, बस 6-7 डेज में आप डॉक्टर के पास शायद जाने की दो बार जरूरत ही ना पड़े। राइट। आप सोचोगे क्यों ही जाओ, तो मैं तो ठीक हो गया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी जॉइंट पे अप्लाई होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच जी। केतन सर, जो आपने इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमें दी, और बड़ा मज़ा आया। मेरा पहला डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट था। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, और अलग अलग अच्छे अच्छे बिल्कुल, डॉक्टर्स के बिल्कुल। साथ आप ही की तरह कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को और हमारी बॉडी पार्ट के बारे में और ज़्यादा जी, डिटेल्स में बिल्कुल। आप कुछ भी सजेशन आप हमें देना चाहे हमारे व्यूअर्स देखो, लिसनर्स को जाने मेरा से पहले? सजेशन तो कुछ नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब जी। लोगों से, वो ये है कि जो भी इस वीडियो को जिसने यहाँ तक देखा है, तो मेरी उससे बस ये रिक्वेस्ट है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने लव्ड वंस को खोया है, एंड बहुत सारे लोग अपने पैरों पे स्टेबल हुए, उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी है, एक उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। ने एक बहुत बड़ा शॉक दिया है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। तो अब उनको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनके जो लव्ड वंस हैं उनकी आत्मा उनको ऊपर से देख रही है हर वक्त कि वो क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं। पहले वो साथ पे थे तो आप उनसे छुप के बहुत सारी गलत चीज़ें कर लेते थे, अब वो ऊपर हैं तो वो आपको हर वक्त देख रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन में आप एक चेंज लाओ, उसमें हो रहे करप्शन के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ लड़ो। अगर नहीं लड़ सकते तो एटलीस्ट आप उसमें अच्छा काम करो, कम से कम आप उस सिस्टम का पार्ट ना बनो, आप अच्छा काम करो। एंड ये जो मेरी लड़ाई है मेडिकल करप्शन की, ये तभी ख़त्म होगी जब इंडिया में हर आदमी इसको लेके अवेयर होगा, और जो नए नए दांव पेच आ रहे हैं, आगे जाके कोई नया दांव पेच भी आएगा तो वो भी मैं एक्सपोज करूंगा बिल्कुल। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मेरी एज बहुत है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को सीखते रहो और इन करप्शन से बचते रहो, और इस वीडियो को इतने सारे लोगों से शेयर करो जिनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, स्पाइन में पेन है, बैक पे पेन है, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, वो इलाज करेंगे घर पे एंड वो खुद से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एंड मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, जो भी आप करो वो घर पे करो, क्योंकि मैं रहता हूँ कानपुर में, आप पता नहीं कहाँ पे वीडियो देख रहे होगे, कहाँ ही आओगे आप मेरे पास, तो आप वहीं पे इलाज करो आप अपना, ठीक है। कोई ज़रूरत हो देन आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप मुझसे फ़ोन पे और डिटेल में पूछ लो अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जो मैं ऑनलाइन बताऊंगा ट्रीटमेंट पार्ट का, वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बोल चुका हूँ सारा, क्योंकि यही होगा, बस बातचीत करनी है तो वो अलग बात है, बिल्कुल। ठीक है। बस यही सब कुछ होता है जी। तो आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आप देखे तो उसको शेयर करो, और फ्री में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपके फैमिली में आपको कहीं पे भी कुछ इशू है, पॉडकास्ट देखो, समझो, अप्लाई करो, और देखो आपके लाइफ में आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। इन केस अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, जैसा सर ने बताया, अच्छे डॉक्टर के साथ कंसर्न करो ताकि आपको और बेटर नॉलेज मिल सके। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको ये डॉक्टर सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करनी है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम किस गेस्ट को बुला सकता हूँ, कौन से डॉक्टर को बुला सकता हूँ, वो भी मुझे बताना। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम।